अ, मैं सबसे पहले पूरे देश भर के जुड़े हुए हमारे साथियों को जिंदाबाद कहती हूँ और एनएपीएम की परिचय से शुरुआत करती हूँ। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट जो पूरे देश में अलग-अलग मुद्दों को लेकर काम करता है और वक्त-वक्त पे जरूरत पड़ने पर संगीन मुद्दों को भी लेकर अपना निर्णय लेकर आगे बढ़ता है, लोगों के साथ में खड़े रहता है और लोगों के साथ देने के लिए सभी आंदोलनों को एक साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को सुलझाने की लगातार जो सरकार के साथ में प्रयास करके आगे बढ़ता है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करता है। और इस कोविड के समय जभी से लॉकडाउन शुरू हुआ पूरे देश में और ऐसा तो पूरे दुनिया में कहें, जो जब शुरू हो गया लॉकडाउन उससे जो शुरुआत हुए मुद्दे लोगों के जीविका से जुड़े हुए राशन से लेकर प्रवासी मजदूरों से लेकर उसके बाद उनके जो जीविका के अधिकार को लेकर, तो इस बीच जो कोविड के अंदर भी इतनी संगीन तरीके से एनएपीएम ने एक भूमिका निभाकर उन लोगों के अधिकार के लिए लगातार प्रयास करके प्रवासी मजदूरों को अपने-अपने घर भेजने के लिए श्रमिक ट्रेन और बसेस का इंतज़ाम सरकार के पीछे लगकर करवा के लिया और उन लोगों को सही सलामत मुमकिन जितना हो सकता है उतने बड़े पैमाने पर एनएपीएम के साथियों ने पूरे महाराष्ट्र भर के साथियों ने मिलकर या ये जो प्रक्रिया को आगे लेकर गए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ी तो भी जाकर सोमोटो लेने पर सरकार के सामने मजबूर किया और लोगों की दुस्थिति क्या हो रही है पूरे देश में और पूरे देश की हालत क्या है ये सामने रखकर आगे बढ़ा है। और जो ये जो सत्र है ये हमारा दूसरा सत्र है एनएपीएम महाराष्ट्र का। पहला सत्र हुआ था ईआईए नोटिफिकेशन के ऊपर, उस वक्त पूरे महाराष्ट्र के साथियों को जोड़ा गया था। इस बार जो हिंदी और अंग्रेजी में हो रहा है इसमें पूरे देश भर के हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठन से भी और एनएपीएम से भी। उन सभी को स्वागत है। और आज का विषय है कश्मीर का सच का महत्व। पिछले 1 साल से वहाँ जो चल रही तालाबंदी को लेकर वहाँ की स्थिति समझने के लिए ज़रूरत है हमें और क्यों है इस बात पे भी चर्चा होगी। एनएपीएम के साथियों ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, वहाँ की परिस्थितियों को समझा है। अक्सर शांति के लिए एनएपीएम के साथी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में रहे हैं और साथ में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये है। और दूसरी बात मैं परिचय करवाती हूँ विजयन भाई का और अनुराधा बासिन दीदी का, जो दोनों अपने आप में शांति को लेकर एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं और सिर्फ देश की ही बात नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो या कहीं और भी देशों की बात हो जहाँ शांति का सवाल आता है तो वहाँ इन दोनों का नाम भी आता है और इनका पत्रकारिता का पहचान भी दिखती है और विजयन भाई की जो दरिया दिली का काम भी दिखता है। तो मैं विजयन भाई का परिचय करवाती हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन और एनएपीएम के साथ में अ, करीबन काफी सालों से वो सक्रिय हैं और एनएफ फोरम से भी जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान के मैत्री संघ से 2018 से वो महासचिव हैं। पिछले 20 सालों से वो मैत्री संघ से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो उनका अनुभव हम समझ ही सकते हैं कि 20 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है जो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जो एक संगठन को जब दिए हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने पार पढ़ाए होंगे। हम आज उनको भी सुनेंगे, उनके भी कुछ सवाल जवाब हम सुनेंगे और दिल्ली फोरम के साथ भी वो जुड़े हुए हैं और जागतिक शांति के लिए नारी रिसर्च नेटवर्क के साथ अभी फिलहाल वो जुड़कर काम कर रहे हैं। हम एनएपीएम और एमबीए और बाकी संगठनों के सभी की तरफ से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विजयन भाई। और अनुराधा दीदी जो हमारी बहन, वो अमन के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता है और पीस एक्टिविस्ट है और वो एक पत्रकार भी हैं और वे कश्मीर टाइम्स के एडिटर भी हैं।
और वो स्त्रीवादी कार्यकर्ता है और स्त्रीवादी कार्यकर्ता तथा लेखिका भी है। तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आज हम किस योद्धाओं के बारे में सुनने जा रहे हैं। और आज एनएपीएम के मंच पर वो वहाँ हस्तियां आई हैं जो लगातार मीडिया अक्सर हमारे दिलों में जहर को घोलते हुए इंडिया पाकिस्तान की बातें करती है, जम्मू कश्मीर की बातें करती है, जम्मू और भारत की बातें करती है, और जम्मू और हमारे मुस्लिम भाई और बाकी लोगों के साथ में मुद्दों को जोड़ जोड़ कर पत्रकार जिस तरीके से हमारे दिलों में जो कुछ भी भरते हैं, वो कुछ पत्रकार ऐसे हैं, लेकिन ये पत्रकार वो है जो शांति के लिए, जो लोगों के हक के लिए और लोगों की शांति और देशों की शांति के लिए बात करते हैं। आज ऐसे लोगों को हम सुनने जा रहे हैं। और अनुराधा जी भी भारत पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती बनी रहे इसके लिए काम करने वाली पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, और इस संगठन से वो भारत के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और पिछले 5 अगस्त को जो कश्मीर में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर बंदी लगाया गया था, उसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया है, याचिका करता है वो। और ऐसे महान व्यक्तियों को आज हम सुनने जा रहे हैं। हम एनएपीएम की तरफ से और बाकी हमारे जो सभी साथियों की तरफ से आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं विजयन दादा के हाथ में अभी सत्र सौंपती हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम ऐसे लोगों को सुनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम पूरे देश भर के साथियों को आज जोड़ा है। हमारा ये दूसरा सत्र है। हम इसी तरीके से सत्र चलाते रहेंगे और नए नए लोगों को इसके साथ में जोड़ने की हमारी इच्छा है। और हम देश के मुद्दे जो आज लॉकडाउन के समय पे लोगों की हालात को सामने रखने वाले योद्धाओं को आगे लेकर आकर देश को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम परिचय करवाना चाहते हैं हालातों की। विजयन दादा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अभी आगे का सत्र हाथ में ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद जमीला बहन। बहुत लंबा परिचय हो गया। हम लोग तो इतने काम शायद जिंदगी में किया नहीं है जितना आपने मतलब हमारा तारीफ किया है। बहुत धन्यवाद जमीला आपने बहन, किया तहे है। दिल से बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें एक जगह दी, आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए आभारी जरूर है। और इस तरह का जम्मू कश्मीर को समझने के लिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दों को समझने के लिए महाराष्ट्र एनआईपीएम के लीडरशिप में आप लोगों ने, नेतृत्व में आप लोगों ने इस काम को लिया। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही जो रास्ता दिखा रहा है आज के तारीख में, ये बहुत जरूरी और अहम रास्ता है, क्योंकि इससे बहुत जबरदस्त इतिहास अलग ढंग से बनेंगे। क्योंकि सरकारें जो अभी तक हमें बताते रहे, या यहाँ का कॉरपोरेट मीडिया के हाथ में रहने वाले 50-60% मीडिया जो ज्यादातर सुनाई देता है या चिल्लाता रहता है, उन्हीं के दौरान अगर हम के बारे में, अगर नेटवर्क एरर होता है तो देन आई विल कम ऑन टू अनदर दिस थिंग। ये मैं एनएपीएम के सभी साथियों से और महाराष्ट्र के खास करके एनएपीएम के सभी साथियों को मतलब बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इसके लिए। मैं आज यहाँ पे तो पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का महासचिव के रूप में, या कश्मीर में कैंपेन में लगातार अभी कुछ समय से लगा हुआ एक साथी के रूप में, जम्मू कश्मीर सॉलिडारिटी ग्रुप जो बना, उससे तमाम एनएपीएम से लेके पीयूसीएल से लेके पाक इंडिया फोरम, दिल्ली सॉलिडारिटी ग्रुप, तमाम साथी लोग साथ आके पिछले अगस्त में जो बनाया था इसको, या फिर हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था पूरा कश्मीर का मामले को लेके, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने तो जरूर देखा होगा, आप में से बहुत साथी लोगों ने उसको आगे भी बढ़ाया उस कैंपेन को। काउंटिंग डेज, हम लोग हर रोज एक पोस्टर निकाल रहा था कि 50 दिन हो गया, 51 दिन हो गया, 52 दिन हो गया, 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 365 दिन तक हम लोगों ने वो कैंपेन किया। आप में से बहुत लोगों ने कैंपेन के अंत में जाके जो पोस्टर कैंपेन हम लोगों ने किया था कि लोग जम्मू कश्मीर के साथ खड़े होते हुए जो फोटो आप लोगों ने भेजा, इसके चलते वो कैंपेन, हजारों लोग, भारत में से हजारों लोग उस कैंपेन के साथ जुड़े। बहुत मजा भी आया, लेकिन बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट आप लोगों ने जो दिया उसके चलते, कि मतलब हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ है, जम्मू कश्मीर के लोग अकेले नहीं है इस लड़ाई में, हम उनके साथ है। ये जो आवाज दो हम एक है, जो नारा लगाते हैं हम लोग, उसको एकदम दिल से आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने वो कार्य किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।
मैं यहाँ पे PIPFPD से जरूर हूँ। अनुराधा भी शायद PIPFPD के साथ जुड़ी हुई है, और NAPM और तमाम आंदोलन के साथ उनका एक समर्थन हमेशा रहा है। लेकिन मेरे लिए NAPM का कार्यक्रम में आना अपने आप में अपना परिवार में वापस आना है, क्योंकि वो मैंने जितना भी सीखा है पिछले 20 साल के मेरे जिंदगी में, क्योंकि सबसे पहले जुड़ा हुआ संगठनों में एक है NAPM जिसके साथ PIPFPD है। क्योंकि मैं जब युवा या अपना स्टूडेंट दिनों में, विद्यार्थी दिनों में, मैं NAPM के साथ जुड़ा हुआ था और फिर पाक इंडिया फोरम का मेंबर बना। तो इसलिए NAPM ने एक कार्य दिया हम लोगों को, वो बहुत सम्मान जैसे हम मानते हैं इसको। अभी हम लोगों ने फिलहाल एक रिपोर्ट बाहर निकाला था कश्मीर को लेके। उस रिपोर्ट अंग्रेजी में है। अभी हमारा तो रिक्वेस्ट बहुत साथियों से रहा, मैंने मिलिंद चंपानेरकर जी वगैरह को भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषाओं में निकाले। थोड़ा लंबा रिपोर्ट है लेकिन बहुत अच्छे से किया हुआ रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से पिछले 1-2 दशक में अगर देखेंगे, इस तरीके का एक ऐतिहासिक और समकालीन बातों को साथ लाते हुए इस तरीके का एक रिपोर्ट बहुत समय से भारत के जन आंदोलनों से निकला नहीं था। तो इसलिए वो रिपोर्ट द सीज, अंग्रेजी में उसका नाम सीज है, पूरे तरीके से जो जम्मू कश्मीर को जो गुठन जो किया हुआ है या चोक किया हुआ है उसको लेके वो रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट पाक इंडिया फोरम का वेबसाइट में भी है और मैंने कुछ साथियों को तो जरूर व्हाट्सएप में उसको सर्कुलेट भी किया था। मैं सिर्फ ये कुछ बात कहते हुए अनुराधा जी को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 मुद्दे और। वो एक तो अनुराधा बहन का इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से दिया। मेरे लिए वो एक कॉमरेड है, हम लोग साथ में चले हैं इस मामलों में कुछ सालों से। लेकिन साथ साथ अपना पत्रकारिता करते हुए, अपना एडिटर वाला काम करते हुए, उनका एक अलग पहचान हमें से कुछ लोगों के लिए जरूर ये भी है कि हम मानते हैं कि आज, मतलब जब हम फरवरी में कश्मीर में थे तो मैंने देखा कि हम लोग बाहर जाते हुए बहुत मुश्किल हो गया था। अनुराधा बहन को से साथ अगर हम कहीं पे निकल रहा है श्रीनगर शहर से तो फिर समय लग जाता है, क्योंकि सड़क में ही जो लोग मिलते हैं वो आके फिर बहुत बात करने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि कश्मीर का मामले को किसी ने भारत के उच्च न्यायालय तक जिंदा रखा है, वो अनुराधा बहन है। लेकिन साथ साथ, हाँ बिल्कुल तालियों के काबिल है वो नहीं। इसके लिए। लेकिन साथ साथ वो एक इतिहास भी है। उनको सिर्फ किसी का बेटी बोलते हुए, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि कश्मीर के सबसे ज्यादा पहचाना हुआ कश्मीर का बेटी है वो, लेकिन साथ साथ उनका एक अपना इतिहास भी है जो बहुत जरूरी है। उनका पिताजी जो वेद भसीन जी, जो अभी नहीं रहे हमारे साथ, कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ था। लेकिन वेद भसीन जी ऐसे एक ऐतिहासिक पुरुष था जो कश्मीर का मुद्दे को लेके 2-3 व्यक्तित्व जो खड़े थे 80, 90, 70, 80, 90 के दशक में, जो बिल्कुल बेडर, निर्डर होके खड़े थे और एकदम मतलब सत्ता को चुनौती देते हुए जो खड़े थे, उनमें से एक था वेद भसीन साहब, जो कश्मीर टाइम्स का चीफ एडिटर रहा, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम का फाउंडिंग मेंबर रहा। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के तमाम, क्योंकि कश्मीर में अगर वैसे देखा जाए तो 10 रीजियंस मानते हैं हम लोग उसको, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके कश्मीर का जो घाटी जो है वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स का एक 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 इकट्ठा स्वरूप है, जबकि उसके बाहर जम्मू सेक्टर है, राजौरी पूंछ का इलाका है, आपका कठुआ वगैरह का इस तरफ का इलाका है, डोडा जो रामबन डोडा जिला जो पड़ता है वो जम्मू और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। और उसके दूसरे तरफ जब आप आएंगे तो श्रीनगर मतलब घाटी इलाके में ही जो अलग डिस्ट्रिक्ट है, साउथ कश्मीर बोलते हैं, नॉर्थ कश्मीर बोलते हैं। तो आप कश्मीर जब सुनते हैं, कश्मीरियत और कश्मीरी, वो जम्मू कश्मीर के सारे लोग उसके हिस्से हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में सरकार ने इस तरीके का एक राजनीति चलाया हुआ है कि कश्मीर का आंदोलन किसका है, वो सिर्फ कश्मीर घाटी में जो जीने वाले मुसलमानों का लड़ाई है। इस तरीके से जो बदला है इस पूरा आंदोलन को, जबकि कश्मीर का आंदोलन का इतिहास की जमीन का मसले पे था, लैंड रिफॉर्म्स का मसले पे था और पूरा जमींदारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए था।
तो उसमें आप इतिहास में देखेंगे तो कश्मीर का सबसे पहला पॉलिटिकल आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टियों ने शुरू किया है शायद। तो वो एक बिल्कुल एक अलग इतिहास कश्मीर के साथ चलता है। आज की तारीख में चाहे वो पाकिस्तान कोशिश करे, चाहे वो भारत का सरकार कोशिश करे, ये सिर्फ कश्मीर घाटी के मुसलमानों का मुद्दा नहीं बना सकता है। और हम लोगों को ये बिल्कुल जानते हुए चलना चाहिए कि कश्मीर के सारे अवाम, जम्मू कश्मीर के सारे अवाम, चाहे वो भारत के कब्जे में आज जो जम्मू कश्मीर है वहां का बात हो, या पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है वहां का बात हो, ये तमाम लोगों का मुद्दा है। और हम लोगों ने अभी जब पिछले महीने में गुफ्तगू बंद न हो करके भारत पाकिस्तान के बीच में एक बातचीत जो शुरू किया है, उसमें जब बात कर रहे थे तो एक साथी ने बोला कि आप लोग स्टैंड विद कश्मीर मत बोलिएगा, आप लोग स्टैंड विद जम्मू कश्मीर बोलिएगा। और बोला किसने? गिलगित बल्टिस्तान से आने वाला हमारा एक युवा लॉयर साथी ने बोला। जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उस तरफ से बैठा हुआ एक साथी है, उन्होंने बोला कि इसको आप कश्मीर सिर्फ मत बोलिएगा, आप जम्मू कश्मीर बोलिएगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक वो जगह है जिसमें हम लोग सब हिस्सेदार हैं। तो एक थोड़ा सा एक झलक देते हुए मैं सिर्फ उसके बात करना चाह रहा था। चेतन भाई से लेके बहुत लोग दिख रहे हैं, मजा आ गया आज तो। मतलब हमारे नर्मदा के साथी लोग, महाराष्ट्र के तमाम साथी लोग इधर है, आप सबको स्वागत दोबारा और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। और फेसबुक में जितने साथी लोग हमें देख रहा है उनको भी तहे दिल से स्वागत। और हम सत्र में थोड़ा अंदर आते हैं। अनुराधा बहन, धन्यवाद आज हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने ये समय दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से शायद पिछले 1-2 महीने से तो खास करके मेरे ख्याल से आपका जूम वेबिनार में ही बहुत समय आपका निकल रहा है। अखबार निकालना या पत्रकारिता से ज्यादा आपका समय मेरे ख्याल से लोगों से बातचीत में निकल रहा है। एक तरीके से इतिहास में मुझे लगता है कि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बोला, मतलब एकदम ताकत के साथ और मजबूती के साथ खड़े हुए कुछ साथी ही बचे हुए हैं हमारे पास, चाहे भारत में देखो, जम्मू कश्मीर में देखो। उन साथियों को बहुत खुलेआम बात करना बहुत जरूरी हम समझते हैं। अनुराधा, कुलगाम, मतलब रामबन से शुरू हुआ, रामबन, कुलगाम, कुपवारा, उरी, पटन, बड़गाम, पुलवामा, शोपियां, ये सब आज की तारीख में सिर्फ जगह नहीं है कश्मीर की। आप गूगल करके देख लीजिएगा, ये सब नाम आपको सबसे पहले आएगा। कुलगाम एनकाउंटर, पुलवामा एनकाउंटर, शोपियां एनकाउंटर, बड़गाम एनकाउंटर, ये सब एनकाउंटर्स के नाम हो चुके हैं। मैं आपसे इतिहास के बारे में या बाकी चीजों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन इस शुरुआत में अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है, शोपियां का एनकाउंटर। शोपियां साउथ कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत बड़ा इलाका है। बाकी साथियों का समझ के लिए बताऊं तो शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ है, ये एक नए किस्म का, मतलब जो मानवाधिकार हनन जो पिछले 30 साल से ऊपर से जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसका एक नया नया एक इतिहास, नया एक चैप्टर जैसे लग रहा है। आप इससे थोड़ा शुरू करेंगे तो इस बातचीत को थोड़ा यहाँ से हम पीछे चलने का कोशिश करते हैं। अनुराधा बहन। शुक्रिया बहुत बहुत विजयन जी। भी ऐसे है कि आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, उतनी तो मैं काबिल भी नहीं तारीफ के। लेकिन बात अगर अब कश्मीर के मुद्दे पे आते हैं सीधा, तो ये जो आपने बात की, शोपियान में एनकाउंटर हुआ और एक एलिगेशंस लगाए गए कि वो फेक एनकाउंटर है। वो 18 जुलाई को वो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए। आर्मी वाले, आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन बताया गया था ऑफिशियल जो स्टेटमेंट के मुताबिक। आर्मी वालों ने बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के कहा कि हमने ये टेररिस्ट मार दिए हैं 3, जो एक एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर मारे गए थे। और उसके तकरीबन 20-22 दिन बाद कहीं कोई फोटोग्राफ सर्कुलेट हुई, ये जो 3 मृत लोग थे जिनको जिस वक्त मारा गया, किसी ने शायद फोटोज की ली हो, और वो सोशल मीडिया पे जब सर्कुलेट हुई तो उनके जो गरीब घर वाले हैं, वो रजौरी के रहने वाले हैं, बहुत ही पिछड़े हुए इलाके के, जो एक बॉर्डर का इलाका है और जम्मू रीजन में पड़ता है।
और वहाँ के वो फैमिलीज ने कहा ये इनकी जो तस्वीरें हैं वो हमारे लड़कों की तस्वीरों से मिल रही हैं। वो लड़के 1 महीना पहले वो वहाँ पे मजदूरी का काम करने गए थे, क्योंकि ये एप्पल सीजन है, उसमें थोड़ी काम वगैरह मिल जाता है लोकल लोगों को, तो वो उसके लिए वहां पे गए थे। और जिस दिन वो पहुंचे उसी दिन नेक्स्ट डे से वो मिसिंग थे, और उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो अब जब थोड़ा शोर इसमें पड़ा तो गवर्नमेंट ने, अब आर्मी ने और पुलिस ने एक अलग अलग इंक्वायरी की है, और डीएनए सैंपल्स टेस्ट करने के लिए वो राजौरी गए हैं। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में, जैसे विजयन ने भी कहा कि बहुत ज्यादा एक बढ़ोतरी हुई है जिस किस्म के ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस किस्म की मिलिटेंट अटैक्स भी हो रहे हैं, और ये उसी में से एक इंसिडेंट है। अब ये एक नया सिलसिला है या ये कहीं पिछले 30 साल की कड़ी से जुड़ा हुआ है? इसमें दोनों चीजें हैं। नया सिलसिला इस वजह से है क्योंकि या मैं पहले पीछे का ही बताती हूँ कि पीछे ये कैसे जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, और मिलिटेंसी जब कम होनी शुरू हुई, लोगों का भरोसा बंदूक के ऊपर से हट गया, या उनको लगा कि बंदूक का अब रोल ओवर हो गया है और अब एक डायलॉग की बात होनी चाहिए। कुछ जो उस वक्त की हिंदुस्तान की सरकार थी वहां पे भी थोड़ी नमी आई थी, बात डायलॉग की हो रही थी। नरसिम्हा राव ने बात की थी, स्काई इज द लिमिट। उसके बाद वाजपेयी ने भी बात की थी इंसानियत जमहूरियत की। और एक ही 2000 के दशक से शुरू हुआ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ, तो कश्मीर के लोगों को भी लगा कि शायद उनको एक जगह टेबल पे मिलेगी, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक डायलॉग प्रोसेस में अपना यकीन रखा, अपना भरोसा रखा, और कहा कि बंदूक के साथ नहीं, अब डायलॉग के साथ जो है वो मसला हल होगा। तो जो मिलिटेंसी जब कम हुई तो वो उस वजह से हुई। 5-6 साल मिलिटेंसी में काफी कमी आई, यहाँ तक कि 2000 के एंड में कोई 100 के करीब मिलिटेंट रह गए थे। लेकिन मिलिटेंसी जो उसके बाद पैदा हुई, वो लोग तंग आ गए। पीस प्रोसेस जब इंडिया पाकिस्तान का चला तो उसमें कश्मीरियों को कहीं शामिल नहीं किया गया। 5-6 साल वो वेट करते रहे, पीस प्रोसेस भी खत्म हो गया, तो उनका जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो रही थी। और साथ में ही एक दौर नया शुरू हुआ जो कि सख्तियों का, पाबंदियों का। लोग फिर भी नहीं चाहते थे कि वो एक वायलेंट वे इख्तियार करें। वो चाहते थे कि रेजिस्टेंस जो हमारा है, हमारा जो मूवमेंट है, वो एक पीसफुल तरीके से हो। एक आइडियोलॉजिकल उनका एक एस्पिरेशन थी, पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, और उन्होंने इस वजह से पीसफुल प्रोटेस्ट करने शुरू किए जो 2008 में हुए। उसके बाद 2009 में जब शोपियां रेप और मर्डर हुआ तो एक बहुत ही सस्टेन्ड और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन हुआ। लेकिन और 2010 में जब इसी किस्म का एक एनकाउंटर हुआ जिसमें मैं बाद में आऊंगी, और बहुत सारे उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, तो 120 लोग सड़कों पे मारे गए। और उसके बाद से ही वहीं से ज्यादा जो ये स्टोन पेल्टिंग प्रोटेस्ट, जो पत्थर उठाना और पत्थर बरसाना, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक थोड़ी सी वायलेंट शक्ल इख्तियार कर ली थी उस मूवमेंट ने, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे। दे हैड बीन पुश टू द वॉल, और कोई एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो कहीं भी नहीं थी उनके राय रखने की। 2009 की जो मैंने बात की, जो शोपियां का एक रेप और मर्डर्स हुए थे, उसमें जो वहाँ की सिविल सोसाइटी थी शोपियां की, उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंटली बहुत एक डॉक्यूमेंट किया पूरे के पूरे केस को, और कहा कि ये जो सरकारी बयान कहाँ कहाँ गलत है और क्या है। लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से उस सारी इन्वेस्टिगेशन को फज किया गया और उसको तहस नहस किया गया। पहले एक एसआईटी बनी, फिर दूसरी बनी, मतलब उनके झूठ छुपाने के लिए एक सीबीआई को लाया गया। तो इसी तरह से वो सारा खत्म हुआ, और लोगों का आहिस्ता आहिस्ता यकीन जो है डेमोक्रेटिक इंडिया पे खत्म होता जा रहा था।
जब 2010 में मत्सिल का एक फेक एनकाउंटर हुआ जहां पे 3 लोग मारे गए थे और उनको दफना दिया गया था, और लोगों ने कहा कि ये इनोसेंट लोग हैं, ये सिविलियन हैं, इनका कोई टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसी से वहीं से वो बवाल शुरू हुआ और लोग जो है सड़कों पे आना शुरू हुए। उसके कई साल बाद 2014 में आके, 2015-14 में आके एक ये आर्मी कोर्ट की कार्रवाई हुई जिसमें उनको कॉन्विक्ट किया गया, और उन्हीं आर्मी वालों को। अगर वो उसी वक्त करते तो शायद ये सब आज स्थिति कश्मीर में अलग होती। लेकिन उसके भी एक साल बाद वो आर्मी ट्राइब्यूनल ने उनको, उनकी कन्विक्शन को नामंजूर कर दिया और उनको एक्विट कर दिया। तो ये रही इसी तरह से जैसे मच्चल का एनकाउंटर है या कोई और ये जो फेक एनकाउंटर के किस्से हैं, ये कोई नए नहीं हैं कश्मीर में, इस किस्म के बड़े किस्से होते रहे हैं। 2000 और ये जो अभी का वाकया है, जो ये लेबरर्स थे, जो गरीब लोग थे, जो नौकरी की तलाश में आए हुए थे और टेम्पररी नौकरी की तलाश में, जैसे उनको पकड़ा गया और क्योंकि वो लोकल नहीं थे तो उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, और 20 दिन लगे वाकई उनको पहचानने में। अगर उनकी तस्वीरें कहीं कोई नहीं लेता और सर्कुलेट नहीं होती तो हो सकता है आज भी हमें इसके बारे में नहीं पता होता। इसी किस्म का एक किस्सा हुआ था 2004 या 5 की बात है। एक 4 लोग थे और ये हिंदू लोग थे, जम्मू के गरीब लोग थे, लेबरर्स। वो नौकरी की तलाश में थे, तो आर्मी की एक गाड़ी आई, उनको बोला हम आपको आर्मी के पोर्टर का काम देंगे, आप हमारे साथ लोलाब चलो। 7 दिन बाद एक एनकाउंटर होता है लोलाब में, उनको मारा जाता है, उनको वहीं पे दफना दिया जाता है। 1 साल बाद उनकी जो वो फैमिलीज थी, परिवार थे उनके, उनको एक चिट्ठी आती है, किसी एक एनोनिमस चिट्ठी, जो अपने आप को लिखता है एक सैनिक। अब वो कौन था? वो आर्मी में से कोई था, कोई एक ऐसा नहीं है कि आर्मी की पूरी फोर्स में सब कोई ब्रूटल होते हैं या उनके इस तरह से ट्रेनिंग होती है, ये तो लेकिन पॉलिसी डिसीजंस इस तरह से लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो फौजी हैं वो भी बहक जाते हैं और ब्रूटल हो जाते हैं। लेकिन एक जो चिट्ठी थी, चिट्ठी में लिखा था सारा कि 8 आर्मी के जो पर्सनल हैं वो इन्वॉल्व हैं, आपके बेटों की हत्या हुई थी, आर्मी वालों ने की थी और उनको दफनाया गया था। तो उसके बाद जब शोर पड़ा तो एक कार्रवाई शुरू हुई, आर्मी ने अपना एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स की, और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स इस तरह की थी कि जो उनमें से एक जिनकी हत्या हुई थी, उनके फादर मुझे मिले, वो भी एक सैनिक रह चुके थे आर्मी में। इतने वो दुखी थे कि उन्होंने कहा कि ये इस तरह की आर्मी, मैंने भी आर्मी में काम किया है, मैंने अपने बहुत सारे साल दिए हैं, मैंने देश की सेवा की है, लेकिन इस किस्म की कौन सी आर्मी होती है जो हत्या करती है लोगों की। और उसमें उस वक्त उन्होंने बताया कि एक ऑफिसर थे वहां पे जिनका उनको नाम नहीं मालूम था, और वो एक सिंपैथेटिक थे, उनके पास बार बार आते थे, जब भी वो जाते थे लोलाब वो कोर्ट हियरिंग्स के लिए, तो उनको कहते थे कि आप भरोसा रखें, आपको जस्टिस मिलेगा। तो कुछ साल एक साल के बाद एक आर्मी का जो ऑफिसर था, चंडीगढ़ का रहने वाला, मुझे नाम भूल रहा, कोई मेरे ख्याल से कैप्टन कोहली था या मेजर कोहली था, उनकी हत्या, उनकी एक वो मारे गए मिस्टीरियसली। आर्मी ऑफिशियल बयान के मुताबिक उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, लेकिन इस पे उनके घर वालों ने सवाल खड़े किए कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो कोई डिप्रेशन में नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। और उनके घर में भी उसी तरह की एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा गया था कि उस आर्मी ऑफिसर की हत्या हुई। तो ये एक इन इंसिडेंट से पता चलता है एक सिस्टमैटिक वे है फेक एनकाउंटर्स करने का और उसको दबाने का। और इससे ज्यादा मैं कहती हूँ एक एक सबसे ज्यादा एग्जेम्पलरी केस
जो इन फेक एनकाउंटर्स कर रहा है वो पथरी बल कर रहा है, जो 2000 में जब बिल क्लिंटन यहाँ पे आए थे, छट्टी सिंहपुरा में सिख लोग मारे गए थे, उसके बाद एक ये पथरी बल का एनकाउंटर हुआ जो आर्मी और पुलिस का जॉइंट एनकाउंटर था, और दोनों ने टीवी के सामने आके बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा कि हमने उन लोगों को मार दिया है जिन्होंने छट्टी सिंहपुरा में इनोसेंट सिखों की हत्या की थी। और वो 5 जो हैं वो फिर वो सिविलियंस निकले, क्योंकि लोगों ने पहचाना, आर्मी और पुलिस के बयान के मुताबिक उस वक्त वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, फॉरेन टेररिस्ट थे, लेकिन लोगों ने अपने लोगों को पहचाना, अपने घर वालों को पहचाना। 5 लोग जब, और ये इंसिडेंट मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आज के जो वाकया है जो शोपियान वाला, उसमें डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। डीएनए सैंपल्स की एक बहुत हिस्ट्री रही है कश्मीर में, और ये पथरी बल से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सैंपल पहली बार जब भेजे गए घर वालों के, और कोई घर के जो मेल मेंबर्स थे उनके सैंपल्स लिए थे, वहां जब वो लेबोरेटरी में हैदराबाद पहुंचे तो वो औरतों के सैंपल्स निकले। तो सैंपल्स किस तरह से बदल दिए गए थे। एक सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की जांच में बोला गया कि आर्मी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन पुलिस वालों को बरी कर दिया। तो पुलिस वालों ने फिर क्यों कवर अप किया आर्मी वालों की गलतियों को? क्योंकि डीएनए सैंपल्स पुलिस के पास थे। तो ये एक बहुत सिस्टमैटिक एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि एक इम्प्यूनिटी का कल्चर है, जिसके तहत कोई भी जो वर्दी वाला है उस पे अगर इल्जाम भी लगे, उसको किस तरह से बचाना है, उसको ऑफिशियल पेट्रनेज के तहत, उसको एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत, जिसके लिए एक सैंक्शन की जरूरत होती है। ये सब जो इस किस्म के मेथड्स यूज होते हैं, एविडेंस को फज किया जाता है, डीएनए सैंपल्स बदल दिए जाते हैं। पथरीवाल वाले केस में 2 बार बदले गए। उसके बाद 14 साल वो सुप्रीम कोर्ट में केस लटकता रहा, और क्योंकि सैंक्शन नहीं मिलती थी टू प्रोसिक्यूट द आर्मी ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्व। और 14 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पहले तो थोड़ा सिंपैथी दिखाई, और उसके बाद जो वर्डिक्ट था वो कहा आर्मी को, या आप इनको सिविल कोर्ट में ट्राई होने दीजिए या खुद ट्राई करिए, इनको अपने ट्रायल कीजिए। तो 1 साल 2 साल और लगे, और एक जो आर्मी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हुई, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिसमें कोई बाहर वाला नहीं जा सकता। हमको नहीं मालूम वहां क्या प्रोसीडिंग्स हुई, सिर्फ ये लिख दिया गया कि बिल्कुल इनके खिलाफ कोई जितने भी एलिगेशंस लगे हैं वो गलत हैं, और ये आर्मी वाले जो थे इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो कहीं भी एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं जब चलता है, ये इन्हीं चीजों से तंग आकर लोग जो हैं, यंग लड़के जो हैं, उनको लगता है इस डेमोक्रेटिक इंडिया में उनकी कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, सिर्फ यही एक वजह नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि नौजवान जो हैं और छोटे छोटे लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, वो बंदूक की तरफ जाना शुरू होते हैं। और आज की डेट में भी अगर हम देखें, इसमें एक बहुत बढ़ोतरी हो रही है दिन ब दिन। सुनने को मिलता है कि नए नए लड़के जा रहे हैं, बंदूक पकड़ रहे हैं। और एक और चीज जो शोपियां का इंसिडेंट, विजय जी मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन एक जब से ये इंसिडेंट हुआ है उससे एक नई चीज इसमें ये है कि 2018 में हम देखते थे बहुत क्योंकि मिलिटेंसी बढ़ रही थी और लोगों का उसको पूरा सपोर्ट था, तो जब ये मिलिटेंट मरते थे तो उनके बड़े बड़े फ्यूनरल्स निकलते थे, बहुत बड़े एक जश्न के तौर पे मनाया जा रहा था। और सिक्योरिटी वालों को लगता था कि अगर हम ये मिलिटेंट्स के बड़े बड़े फ्यूनरल्स होने देंगे तो हो सकता है ये उससे मोबिलाइज हों
और उसकी वजह से ये पिछले 6 महीने में जब से मिलिटेंसी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी इन फ्यूनरल्स पे। वो बल्कि जितनी भी लाशें मिलिटेंट्स की जो मारे जाते हैं, एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं या क्या, वो फैमिलीज को हैंड ओवर नहीं करते, लोगों को हैंड ओवर नहीं करते, उनको कहीं दूर दराज के इलाके में ले जाके वहां पे दफना दिया जाता है। और बहुत सारे केसेस, कुछ केसेस में तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं मिलिटेंट्स, कुछ केसेस में वो अनआइडेंटिफाइड रहते हैं। और अब लोग ये शक करने लगे हैं कि जितने भी पिछले 6 महीने में अनआइडेंटिफाइड केसेस हुए हैं, क्या वो सब फेक एनकाउंटर थे। लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। और जब इस किस्म की स्थिति आती है जहां पे कोई भरोसा नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि हर एक हथियार आपके खिलाफ अपनाया जाएगा, आप पे कई किस्म के जुल्म भी होंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी, तो वहां पे नौजवान पीढ़ी के लिए और रास्ते बहुत कम हो जाते हैं और बंदूक इसी तरह से अपनी जगह लेती है। अनुराधा बहन, धन्यवाद। एक तो एक साथी, मतलब एक तो एक शब्दावली में थोड़ा सा फर्क ये समझना जरूरी भी है। और फेसबुक में हमारा एक साथी मनीष कुमार ने ये भी पूछा है, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे भी जारी है बातचीत। उन्होंने पूछा है कि टेररिस्ट मतलब उग्रवादी या आतंकवादी शब्द और मिलिटेंट, मिलिटेंसी या मिलिटेंट जो बोलते हैं हथियार लेके लड़ने वाला, इसका मतलब इसमें क्या फर्क है, उन्होंने पूछा है। अब आमतौर पे बोला जाए तो लोगों में जो विश्वास करते हैं कि दुनिया जो लोगों को आतंक में ही जीने देते हैं, तो इसलिए टेररिज्म हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ये किसका आइडियोलॉजी हो सकता है कि आतंक फैलाते रहे। लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, उसमें आतंक फैलाने भी होंगे। तो टेरर एक्टिविटीज या आतंक फैलाने वाले काम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, लेकिन वो कौन करता है उसके ऊपर भी है। मामला जरूर यह है कि उसका एक एक विचारधारा में जाने से ज्यादा उसको समझने की जरूरत है कि अगर अफगानिस्तान में आतंक फैलाने वाले अगर अमेरिका की आर्मी है, या इराक में आतंक फैलाने वाला अमेरिका का आर्मी है, तो वो भी आतंकवादी है। सीरिया में अगर लोगों को कब्जा करते हुए रख के उनके ऊपर जुल्म करने वाले अगर आईएसआईएस है, तो वहां पे वो भी आतंकवादी है। तो आतंक कौन फैलाता है किस जगह में, उसके ऊपर भी है। तो लोग भी तय करते हैं कि उनके लिए आतंकी कौन बनता है। ये इतिहास में हम लोग मानते ही है कि भगत सिंह हमारे लिए, जब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कोर्ट भगत सिंह जी को आतंकवादी बुलाते थे, तो हम उनको आतंकवादी थोड़ी मान रहे हैं। हम उनको एक लड़ाकू साथी जिन्होंने भारत का आजादी का लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना खून दे के शहीद हुआ एक साथी, सो हम शहीद मानते हैं। ये विचारधारा का फर्क कश्मीर में भी है, और ये हमें मानते हुए चलना चाहिए कि ये फर्क है, क्योंकि ये लोगों का तय करने का एक जगह है कि कौन उनके ऊपर आतंक फैलाने वाले। सिर्फ भारत का मिलिट्री या पाकिस्तान का मिलिट्री वाला मामला है, वहां पे जरूर बंदूकधारी लोग हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर या इलाके का जो राजनीतिक पार्टियों के दलों के जो लोग हैं, खास करके बीजेपी के जो लोग हैं कश्मीर वैली में, उनके ऊपर अभी अटैक का थोड़ा बताएंगे। माफ कीजिएगा, मैंने अपना 1-2 मिनट ले लिया इसके बीच में, लेकिन आपसे सुनने के लिए लोग बैठे हैं, तो आपको अपना एक नजरिया थोड़ा रखना है इस मामले में कि आतंकवादी कौन और मिलिटेंट कौन कश्मीर में, लोगों की क्या एक समझ है। देखिए, ज्यादातर आप ये एक सवाल जो है हमारे लिए पत्रकार के रूप में भी आता है कई बार हमारे सामने, क्योंकि एक जब हम शुरू में 90 के दशक में हम लेते थे, तो आर्मी वालों की तरफ से जोर आता था कि हम आप हमको आप ये जितने ये बंदूक वाले हैं इनको लिखिए टेररिस्ट।
दूसरी तरफ से उस जमाने में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग थी, बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल की थी, और बहुत सारे ग्रुप्स थे। उनके कई जो नुमाइंदे होते थे वो प्रेस वालों के दफ्तर में पहुंच जाते थे, दफ्तर तक में पहुंच जाते थे, और कोई और धमकाते थे कि आप हमको फ्रीडम फाइटर लिखिए। तो प्रेस वालों की ये एक चैलेंज ये बनता जा रहा था रोज बरोज। हर किस्म के इस किस्म के थ्रेट्स आते थे दोनों तरफ से, तो वो बीच का रास्ता और एक बैलेंस तरीका और एक न्यूट्रल तरीका कौन सा है, तो उन्होंने तब ये एक वर्ड कॉइन किया, मिलिटेंट, और इंसर्जेंट या बोला जाता था, या आर्म्ड रेबल भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक वर्ड्स हैं जो आइडियोलॉजी, जैसे अभी विजय ने भी कहा कि आइडियोलॉजी से तय नहीं होता कि कौन टेररिस्ट है और कौन मिलिटेंट है। ये तय होता है किस किस्म का काम है। और ज्यादातर हम देखते हैं, अगर क्योंकि एक आर्म्ड जो रेबल है, जो आर्म्ड मिलिटेंट है, उसने लड़ाई ली है, एक वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, वो इंडियन स्टेट की एजेंसीज के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जो एक इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से, अगर कोई सिविलियंस मारे जाते हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो उसके हाथों, तो वहां पे ये टेरर का क्योंकि जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हो सकता है, वो उसको टेरर कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से सिविलियंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए किसी भी वॉर में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन एक ये बहुत पेचीदा मसला है, इसमें काफी ये डिबेटेबल भी है, इसमें काफी स्टडी की जरूरत है। और मेरा ख्याल है जितने जब तक इसकी बात की तह तक ना पहुंचे, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना करें, इसके ये बहुत पेचीदा है, तो इसमें न्यूट्रल जितने शब्द इस्तेमाल किए जाएं उतना बेहतर है। सॉरी, अनम्यूट करना भूल गया। साथी लोग, हमारा बातचीत जारी है अनुराधा भसीन जी से। जम्मू कश्मीर के सच, जो एक एक फ्रेम दिया है आज एनएपीएम महाराष्ट्र ने इस सत्र को। ये जो बातचीत कश्मीर का प्रसिद्ध मानवाधिकार एक्टिविस्ट, साथ साथ कश्मीर टाइम्स का चीफ एडिटर अनुराधा भसीन जी के साथ जारी है। अनुराधा बहन, ये जो खून खराबा की जब आप बात करते हैं, या पिछले 10 साल में जब आप देखेंगे, 3,500 से ऊपर लोग मारे गए, जिसमें अगर आप मोटा मोटी एक आंकड़ा लिए जाए तो 1,000 लोग शायद सिविलियंस है, 1,000 लोग आर्म्ड फोर्सेस के हैं, और तकरीबन 1,500 लोग मिलिटेंट्स है। ये अलग अलग आंकड़े आपके सामने लाते हैं। ये सिविलियंस जो मारा जाता है, ये आपके अनुभव में सबसे ज्यादा सिविलियंस कैसे मरता है? ये सिर्फ ये कोलैटरल डैमेज की तरफ मरता है, या फिर जैसे आपने बोला पत्रबल वाला मामले में आपने बहुत साफ साफ कहा इसको, मैं इसको थोड़ा और साफ तरीके में समझना चाह रहा हूँ। ये इसमें हम जैसे छत्तीस सिंह बुरा वाला मैसेकर में आपने बोला सिविलियंस मारे गए, लेकिन उसका मतलब बदला जो लिया गया, उसके नाम पे जो पत्रबल में जो 5 लोग मारे गए थे, वो आखिरी में निकला तो लोकल लोग निकल गए, जबकि अखबार में, भारत के अखबारों में खास करके आया था कि वो सब पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। ये सिविलियन को जो मारा जाता है या मिलिटेंट जो मारा जाता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है आपका अनुभव में? देखिए, अलग अलग दौर में अलग अलग किस्म के ट्रेंड्स रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब 2012 से मिलिटेंसी पिकअप की, 2010 का जो मैंने इंसिडेंट बताया उसके बाद तो लोग तंग आ चुके थे, तो 2012 से मिलिटेंसी को आते आते भी कुछ टाइम लगता है, जब लोग एक एक बिल्कुल
कंप्लीटली पुश्ड, एक एक कॉर्नर में पुश हो जाते हैं और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो उसमें तकरीबन 2-3 साल लग जाते हैं मिलिटेंसी को की शुरुआत होते हुए। तो 2012 से जब से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती और लोगों के का सपोर्ट उसको काफी मिला। 2016 में जो आपने देखा, जो बुरहान वानी के मरने के बाद इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ और उसके बाद से मिलिटेंसी और बढ़ी। तो उस दौर में 2016 तक कम से कम मुझे लगा सिविलियन किलिंग्स बहुत कम थी मिलिटेंट्स के हाथ हुई, कुछ हुई भी। अब वो किस वजूहात से हुई, ज्यादातर वहां पे लोग चुप कर जाते थे या बोलते थे कि नहीं वो एजेंट थे, सरकारी एजेंट थे या कुछ था इस तरह से। लेकिन अभी पिछले 1 साल में अगर आप देखें, 1-1.5 साल में, और खास तौर पे 1 साल में जितने इंसिडेंट्स हुए, पहले 6 महीने में तो कम हुए, लेकिन पिछले साल हमने देखा जब एप्पल सीजन था उसमें ट्रक ड्राइवर्स भी मारे गए और ये ट्रेडर्स थे, एप्पल ऑर्चर्ड्स वालों पे काफी सख्ती थी और थ्रेट्स काफी मिलती थी। अब कहा जाता है, ऑफिशियल जो वर्जन है उसके मुताबिक ये मिलिटेंट्स ने किलिंग्स की थी। तो इस किस्म की जो सिविलियन किलिंग्स हम अब नया एक दौर देख रहे हैं जो हुई हैं पिछले कुछ देर में। लेकिन काफी सारी किलिंग्स वो हुई हैं जो सिक्योरिटी वालों के हाथों भी हुई हैं, या ज्यादातर कोई बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। अगर ग्रेनेड ब्लास्ट हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसमें भी मारे गए हैं, चाहे टारगेट उनका सिक्योरिटी पिकेट था लेकिन आस पास एक सिविलियन एरिया था। और क्रॉस फायरिंग में भी काफी सिविलियंस मारे गए हैं। तो सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों तरफ से ही होती हैं। लेकिन एक सही एक असेसमेंट आप ईयर वाइज करके देखें तो एक अलग अलग जो दौर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। कभी सिविलियन कैजुअलिटीज एक जमाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों काफी हुई, पर कुछ दूसरी इंडिकेशन भी होती है। अभी अभी जो बशीर अहमद जो मारे गए थे, जिनका फोटोज, क्योंकि उनका शरीर में उनका पोता बैठा हुआ था, द ग्रैंड चाइल्ड वाज सिटिंग ऑन द ग्रैंडफादर्स बॉडी। तो वो भी भारत में एक अलग किस्म का मसाला जोड़ के, मैं अगर बोलूं तो मसाला जोड़ के बांटा गया चैनलों के और माध्यम के तहत। जबकि कश्मीर में उसका एक अलग बातचीत हुआ है कि ये इस बच्चे को मारा हुआ दादा के शरीर में बिठाया गया सेना के लोगों के तहत और उनका फोटो लिया गया। ये हमेशा रहा है। लेकिन राधा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी का काफी बातचीत किए। 370 धारा 370 हमेशा ऐसा एक चीज था जो इतिहास में आप देखेंगे तो उसको डाइल्यूट करता गया, बहुत ही एकदम खत्म ही कर दिए थे। तो अगस्त 5 को 370 हटने से क्या हुआ, मतलब क्या फर्क आया है उसमें? या पूरा ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, कम से कम एक राज्य का स्टेटस में था, उसको अभी दो हिस्से में बांटा गया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, विभाजन हुआ इसका। तो इसका क्या असर लोगों के अंदर और राजनीतिक स्तर पे भी और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के स्तर पे भी क्या रहा है? देखिए, धारा 370 ये हर किसी को पता है कि कश्मीर में, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, कि इसमें कुछ वाकई सब्सटैंशियल कुछ रह नहीं गया था। इसमें थोड़ा जो कई सालों से पहले तो 1952 के बाद जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को गिराया गया और फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया एक उस वक्त प्राइम, क्योंकि जो धारा 370 है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाता है और एट द सेम टाइम
जम्मू कश्मीर को एक ऑटोनमस रीजन के तौर पे एक स्पेशल स्टेटस भी प्रोवाइड करता है। तो वो एक लिंक है पूरे देश और ये जम्मू कश्मीर के बीच में। जो वो लिंक जो पिछली ये आज की जो डाइल्यूशन डेमोक्रेसी की हो रही है, या जो जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है जिसका जम्मू कश्मीर एक बहुत बेहतरीन नमूना था, उसके लिहाज से जो डाइल्यूशन हुई है वो सिर्फ आज की सरकार नहीं कर रही है, वो कई सालों से, वो 70 साल से वैसा ही चला आ रहा है। तो पहले तो तब हुआ जब शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया, उसके बाद जिस किस्म की जो पपेट गवर्नमेंट्स होती थी वो बनाई जाती थी, और जो पहले 10-15 साल में ही धारा 370 को काफी डाइल्यूट कर दिया था। इनिशियली जो एक्सेशन के मुताबिक जो आर्टिकल 370 बना था उसी की फाउंडेशन पे, उसमें जम्मू कश्मीर के पास जितने भी जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो खुद अपने डिसीजंस लेंगे सिवाय 3 इश्यूज पे, और वो 3 इश्यूज थे कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। तो आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ वो खत्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, बाकी चीजें भी आ गई, सिर्फ आर्टिकल 370 एक ढांचा बन के रह गया था, लेकिन टोटली वो ढांचा भी नहीं था। एक तो उसके साथ जुड़ी थी सिंबॉलिक सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि हम डिफरेंट हैं, और हमारा जो एक सेशन है वो एक डिफरेंट कंडीशंस में हुआ है, एक डिफरेंट हिस्ट्री से हुआ। उसके अलावा आर्टिकल 370 के अंडर जो आप बाहर के कोई लोग जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आकर नौकरी नहीं कर सकते, इस किस्म की प्रोटेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई थी उस आर्टिकल 370 के अंदर। तो जब पिछले साल जब धारा 370 हटाई गई और आर्टिकल 335A जो उसको डिफाइन करता था वो हटाया गया, तो जाहिर है लोगों का सबसे पहला एक था कि जो हमारी आइडेंटिटी थी एज एज जो आइडेंटिटी उनकी थी, वो आइडेंटिटी सिर्फ अलग होने की नहीं थी, वो आइडेंटिटी उनको इंडिया के साथ भी जोड़ती थी। तो जब धारा 370 को हटा दिया तो उनकी जो सेंस ऑफ whatever लिटिल सेंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी जो रह गई हुई थी वो भी वहीं खत्म हो गई। तो मेरा ख्याल है जो नुकसान धारा 370 का हटने का हुआ वो सिर्फ कश्मीर को नहीं हुआ, वो कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा शायद हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हुआ, क्योंकि जिस किस्म के कदम लिए गए वो प्रजातंत्र के हित में नहीं थे। लेकिन बहरहाल हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कश्मीरियों ने इसको कैसे लिया, और इमिडिएटली ये डर था कि अब यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होगा, क्योंकि एक आरएसएस का पुराना नारा रहा है, बीजेपी का पुराना नारा रहा है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए यहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको खत्म कर दिया जाए, यहाँ पे बाहर से लोगों को लाके सेटल कर दिया जाए। तो उनको ये डर था और है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है कि बाहर से लोग यहाँ सेटल किए जाएंगे, यहाँ के मुस्लिम्स को सेकंड रेट सिटीजन्स बनाया जाएगा या उनको कंप्लीटली मार्जिनलाइज किया जाएगा, और जो बाहर के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, और जो कि हम अभी देख रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में तब्दील हो गया है, बहुत सारी कैटेगरीज को डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं, और नौकरियों के प्रोसेसेस जो पिछले साल बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि जेके बैंक एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे, ब्रिलियंट लोग अप्लाई करते थे, ऑफिसर लेवल की पोस्ट थी, 1800 शायद पोस्ट थी, और उनका प्रोसेस फर्स्ट लेवल प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गया, उसका सेकंड लेवल हो गया, इंटरव्यूज तक, मतलब वो लोग जो क्वालिफाई हो गए थे वो प्रोसेस पूरा का पूरा रद्द कर दिया, और अब
जून जुलाई में वो दोबारा शुरू किया गया, सो दैट जो बाहर से अब नए डोमिसाइल्स बन रहे हैं वो उसमें अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे जो लोगों को जो जो पहले सिर्फ डर जो सिर्फ कश्मीर में था, जो गुस्सा सिर्फ कश्मीर में था, वो अब बाकी रीजन्स में भी अब प्रेवलेंट है। जम्मू में है, उससे कहीं ज्यादा लद्दाख में है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया था जब धारा 370 हटी और यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख, क्योंकि लद्दाख के लोगों की जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड भी थे, जो बहुत निग्लेक्टेड फील करते थे, उनकी एक डिमांड रही थी कि हमें यूटी स्टेटस दे दिया जाए। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा लेट डाउन वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा उस जेके बैंक के एग्जाम के प्रोसेस में। वो अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग से एक एंटिटी है, तो उसके तहत उनसे वो हक भी छीना गया है। थैंक यू अनुराधा। मेरे पास जो सवाल आ रहा है खास करके फेसबुक में और बाकी इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चंस है उसमें, शिक्षा के मुद्दे से लेके, क्योंकि कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो शिक्षा का एक स्टेटस है या सामूहिक मतलब आर्थिक बढ़ावे का एक जो स्टेटस है, उसको एक तरीके से शायद बदला गया, लेकिन शिक्षा का स्टेटस मतलब एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन क्या रहा या व्हाट इज डिफरेंट, इस तरीके से देखा जाए तो क्या फर्क रहा है कश्मीर में, एक सवाल है। मैं आपको सिर्फ नोट कराने के लिए वो सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं जो अपने अपने जमीन के आंदोलन या जमीन बचाने के आंदोलन, पर्यावरण बचाने के आंदोलन या शिक्षा के लिए जो आंदोलन है या मजदूरी के लिए जो आंदोलन है, मनरेगा से लेके तमाम चीजों में ऐसे जुड़े हुए साथी है। मुंबई के घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के साथी लोग हैं, जो मुंबई शहर को जिन्होंने बनाया उनका हकों के लिए लड़ने वाले साथी है इसमें। तो एक तो ये है कि इतिहास में शायद आपका 3-4 पर्वों में अगर डाला जाए, 80 के दशक तक का एक इतिहास रहा, मिड 80s तक जो एक इतिहास रहा है, 80s के बाद जो इलेक्शन 87 का इलेक्शन पूरा नई दिल्ली ने बिगाड़ने के बाद जो एक इतिहास रहा, जहां आपने बोला कि 90 के दशक में मिलिटेंसी कैसे आए और उसको काउंटर करने के लिए जो सेनाएं पूरे तरीके से कश्मीर में भेजा गया, जिसके चलते आज शायद कश्मीर दुनिया के सबसे ज्यादा सेना भरा हुआ इलाका बन चुका है। लेकिन 2010 के बाद जिस आंदोलन का आप हिस्से में बात किया, आपने पहले ही उस सवाल को बात करते हुए किया था कि स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थर फेंकने का जो आंदोलन है, जिसके बारे में भारत में भी बहुत चर्चाएं तो जरूर हुआ। 2018 में एनएपीएम और तमाम साथियों ने मिलके जो एक रिपोर्ट लाया था, जिसमें बहन मेधा पाटकर खुद कश्मीर गए थे और लोगों के साथ मिला और बातचीत किया, वापस था कि हम लोगों ने सबने मिलके एक छोटा सा एक, उसमें सवाल ये था कि कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट ही क्यों करते हैं। हमने बुक का टाइटल ही ऐसा दिया था कि व्हाई डू पीपल इन कश्मीर प्रोटेस्ट, व्हाई डू दे थ्रो स्टोन्स, वो पत्थर क्यों फेंकते हैं। आज मैं आपसे वो सवाल भी जोड़ते हुए पूछना चाहूंगा कि आपका अनुभव में ये एक मसले कश्मीर 70 साल 73 साल का इतिहास है, जमीन का अधिकार को लेके या क्या जमींदारी के खिलाफ जो लड़ाई को लेके, या फिर बाद में आज के तारीख में एक एक कश्मीर का आजादी का लड़ाई एक तरफ माना जाता है उसको। इतिहास कहाँ खड़े हैं इसमें? भारत के साधारण लोगों के लिए जब हम देखते हैं, हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। हम कहाँ कमजोर पड़ रहा है, खास करके मानवाधिकार आंदोलन, जैन आंदोलन के साथी लोग, हमारा समझ में क्या फर्क लाने की जरूरत है? मुझे पता है कि मैंने 4-5 चित्र आपके सामने रखते हुए पूछा। ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारे
आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, पीपल्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, और शायद इन ये बेहतर समझते हैं कि किन परिस्थितियों में कोई मजबूर होता है पत्थर उठाने के लिए या बंदूक पकड़ने के लिए भी। जब जब उनको लगता है कि हमारे जो हक हैं वो मारे जा रहे हैं, हमें हमें कुचला जा रहा है, एक आपके जो पीपल्स मूवमेंट, उनके अपने जो बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। जब नेचुरल रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं आपके उनकी वजह से, लेकिन कश्मीर के साथ जुड़ा है एक उसका एक हिस्टोरिक सच, एक उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो भी अलग है। लेकिन उस पॉलिटिकल एस्पिरेशन, आपका कोई भी घर का सदस्य, आप एक घर में रहते हैं, आपके घर में कोई सदस्य है जिसकी अलग से आइडियोलॉजी है, तो अगर आप उसको मार पीट के कैद करके आप घर में बंद रखना चाहेंगे, उसकी जबान बंद रखना चाहेंगे, वो तो पत्थर ही उठाएगा फिर। लेकिन अगर आप उसको एक डेमोक्रेटिक ढंग से इन्वॉल्व करेंगे, उसको अपनी एक स्पेस देंगे, एक अपनी जगह देंगे, तो शायद कहीं एक कोएग्जिस्टेंस की का स्कोप बनता है। लेकिन ये आपने बात की कि पत्थर क्यों उठाते हैं, कि उससे पहले मैं कहूंगी पत्थर से पहले बंदूक आई थी। तो बंदूक क्यों उठाई गई, या जब भी कभी बवाल हुआ किसी न किसी मुद्दे पे हुआ, उससे पहले भी क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में रिग्ड इलेक्शंस रही, या हुकूमतें चली जाती थी, या इसी किस्म के कोई ज्यादतियां अगर होती थी तो तब बवाल उठता था। दूसरा, जब 1990 में जब बंदूक तभी उठाई गई इन सब चीजों से तंग आके कि लोगों को लगा कि यहाँ पे हमारे जो हमें डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं समझा जा रहा, हम पे पपेट गवर्नमेंट्स हम पे थोपी जा रही हैं। इस तरह से इलेक्शंस रिग हुई थी 1987 की, कि जो विनर था, जो कि बाद में हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ भी बना, सईद सलाउद्दीन, जो विनर था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको नजरअंदाज कर दिया गया, और जो उनका ओपोनेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनको डिक्लेयर कर दिया विनर। हालांकि जब काउंटिंग में बिल्कुल उल्टी ही सूरत थी, तो डिक्लेयर करने के टाइम बिल्कुल दूसरे आदमी को बना दिया। तो इस हद तक की रिगिंग होती थी, जो बिल्कुल सामने सामने चीटिंग लगती थी। और जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, जिस तरह से पॉलिटिशियंस को हिरासत में ले लिया जाता था, या गवर्नर्स रूल, वो तो बाकी स्टेट्स में भी लगते हैं, पर यहाँ का कुछ एक्सेप्शनल ही रहा है एक अंदाज। और जो कि आपने पिछले कुछ सालों में भी देखा होगा, 4 गवर्नर्स तो जम्मू कश्मीर में बदल चुके हैं, और हमको आज तक नहीं पता वजह क्या है। अपने ही आदमी भेजते हैं, उनको ही वापस ले लेते हैं। तो ये इन जो लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेस, लैक ऑफ फ्री स्पेस, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो एग्जिस्ट नहीं करता था कश्मीर में कभी भी फुली। उस वजह से बंदूक आई थी। अगर बंदूक गई या घटी या कम हुई, उसमें भी लोगों का हाथ है, क्योंकि लोगों का, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों का भरोसा था कि ये डायलॉग का जमाना है, ये सिविलाइज जमाना है, डायलॉग की जबान बोलनी चाहिए, और शायद एक डायलॉग के थ्रू ही मसले का हल होगा, हमें भी जिसका हिस्सा बनाया जाएगा। और जब बंदूक वापस आई और पत्थरा, उससे पहले पत्थर क्यों उठाना शुरू किया लोगों ने, वो इसलिए क्योंकि उनके राइट्स कुचले जा रहे हैं, राइट्स कुचले जा रहे हैं, इसलिए पत्थर उठाए गए। आज की डेट में जो है, जब मैं बात कर रही हूँ धारा 370 से, लोगों को क्या लगता है उनके क्या क्या हक जा रहे हैं। एक पूरा का पूरा, लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को ज्यादातर उनकी स्पेस बहुत नैरो हो गई थी, एक किसी जमाने में वो एक बफर जरूर रहा,
और रहता रहा। आई मीन 2018 तक भी इनइफेक्टिव वे में रहा ही किसी ना किसी हद तक, लेकिन उनकी स्पेस बहुत श्रिंक हो चुकी थी, ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो चुकी थी, और लोगों का उन पे भरोसा जो है काफी हद तक टूट चुका था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के ऊपर से हट चुका था। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जो इस तरह के मूव्स लिए गए हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को हिरासत में ले गया था, जिसमें 3 भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर्स भी थे। और जब इस किस्म के आप कदम उठाते हैं, एक हिंदुस्तान, एक सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क जो है, वो कह रहा है कि वो अगर इतने बड़े बड़े पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर, आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए। तो जी जी जी, लोगों हाँ को जी, लगा बोलिए। कि जब इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जो भारत का झंडा उठाते थे, भारत की बात करते थे, अगर उनको हिरासत में ले सकते हैं तो हम कहाँ से सेफ है। तो ये एक पूरी स्पेस बंद होना, ये भी एक डिसएम्पावरमेंट है। जो मैंने जमीन की बात की कि बाहर के लोग आएंगे वहां, वो यहाँ पे सेटल होंगे, लोगों की स्पेस स्क्वीज हो जाएंगी, नौकरियों के लिए लोग आएंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आएंगे। और हाल ही में हमने देखा है कुछ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिनकी बिडिंग प्रोसेस ऑनलाइन थी, जो ऑनलाइन यहाँ पे अभी तक पूरी तरह नेटवर्क जो है वो 2G पे चल रहा है, तो लोग काफी लोग बिड नहीं कर सके, पार्टिसिपेट नहीं कर सके। दूसरा, वो मैच नहीं कर सके उस मनी पावर को और जी। उनकी टेक्निकल पावर को। और अगर कई जो ऐसे सैंड माइनिंग का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं कई एरियाज में वो 9 गुना ज्यादा, मतलब अगर वो 2 करोड़ पे पहले होता था कि तकरीबन 2 करोड़ में टेंडर होता था, तो वो 17 करोड़ के वो सैंड माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं उनकी टेंडरिंग हुई है। और अगर इतना 9 गुना ज्यादा अगर फर्क है, 5 या 9 गुना ज्यादा है, तो जो उसमें इन्वेस्ट करने वाला है वो अपनी कीमत तो वसूल करेगा। तो वो किस तरह वसूल करेगा? आपके रॉ मटेरियल्स जो है उनका कंज्यूमर कौन होगा? जम्मू कश्मीर के लोग। उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो जाएगा। और दूसरी चीज होगी यहाँ के लोगों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन आ रही है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। और तीसरा है कि आपने पैसे जो कमाने ही हैं, तो सिर्फ एक जरिया ये तो नहीं है कि कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा होगा जो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कई सारे कानून जो अभी तक हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो उनमें एनवायरमेंटल असेसमेंट जो साइंटिफिक तरीके से एक होती थी हर प्रोजेक्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं वहां से उन अमेंडमेंट्स से शायद गायब हो रही है। और ये आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो इकोलॉजी है एक बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है, और अगर यहाँ की इकोलॉजी से छेड़खानी होगी, अगर बिग बिजनेस इंटरेस्ट जो एक अपना कॉरपोरेट और कैपिटलिस्ट मॉडल लेके यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ फिट नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, ये एक हिमालयन एरिया है, यहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल की जरूरत है, और जो कि हमारा एक एग्जिस्टिंग मॉडल था जिसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उस मॉडल की मैं बात करूंगी कि 1950s में यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स आए। उस लैंड रिफॉर्म के तहत लैंड टू द टिलर दिया गया। लैंड टू द टिलर मीन्स जो उस जमीन पे खेती बाड़ी कर रहा था उसको जमीन दी गई। और उससे ये हुआ कि और कई सीलिंग भी लग गई, आप इतने 100 कनाल जमीन से ज्यादा नहीं ले सकते, या फॉरेस्ट एरिया में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉज या इस किस्म के जो कानून थे वो भी उस वक्त लगाए गए। लेकिन जो लैंड टू टिलर का एक बहुत एक सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ की रही है, क्योंकि जो उससे हुआ ये कि जो डिस्पैरिटीज हैं
क्योंकि हम पूरे साउथ एशिया में देखें तो हमारे बहुत स्ट्राइकिंग डिस्पैरिटीज होती हैं, हमारी सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं वो बहुत हद तक मिट गई। यहाँ तक कि जो दलित समाज है, मैं नहीं कहूंगी कि दलित्स जो हैं जम्मू कश्मीर के ऑप्रेस्ड नहीं है, बहुत ऑप्रेस्ड है, बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत उन पे ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन जब आप पूरे हिंदुस्तान का कंपेयर करें कि उन पे किस तरह की ज्यादतियां होती हैं, वो जम्मू कश्मीर में कम है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो दलित है वो लैंड ओनर है, और लैंड ओनर है उसके साथ उसकी जुड़ी है डिग्निटी, उसकी सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। लैंड एक बहुत एम्पावरिंग टूल होता है, और अगर उसके पास चाहे 5 बीघा जमीन भी है तो वो उसके, और वो उस पे खेती कर सकता है, वो अपना अनाज उगा सकता है, उसको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। इससे एक बहुत फर्क पड़ा। यहाँ तक कि कई कई फिर शेख अब्दुल्ला ने जब कई गांव में जाके प्रचार भी किया कि जो कुओं से जो पानी लिया जाता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हम बहुत हिंदुस्तान में बहुत सुनते हैं, कुओं से पानी नहीं लेने दिया जा रहा, या दलित बच्चों को स्कूल के बाहर खड़ा करके रखा है, उनसे अलग अलग किस्म के काम करवा रहे हैं, यहाँ उस किस्म की कहानियां बहुत कम है। तो ये एक अपने आप में एक एम्पावरमेंट की मिसाल थी। एक ज्यादती जरूर थी कि यहाँ पे SC/ST जो टॉर्चर एक्ट है वो अभी एक्सटेंड नहीं हुआ था, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको पूरा धारा 370 हटाने की जरूरत नहीं थी, वो एक्सटेंड किया जा सकता था, या उस किस्म का एक नया कानून JNK का बनाया जा सकता था, वो नहीं लाया गया था। वो एक बहुत बड़ी खामी थी, और इस वजह से जो दलित समाज है यहाँ का वो खुश थे शुरू में कि अब ये जो लॉ है, मच नीडेड लॉ है, ये एक्सटेंड होगा। लेकिन हाल ही में एक उधमपुर का इलाका है जम्मू रीजन में, जहाँ पे एक दलित जो आदमी है, यंग आदमी था, नौजवान था, उसको कोई जमीन के मुद्दे पे मारा गया, और पुलिस का बयान था कि ये जमीन का डिस्प्यूट है। लेकिन जो कई दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें बताया कि इससे जुड़ा है लैंड माफिया, और जो उनका ये मानना है कि अब जब लोग बिग बिजनेस वाले और बिग इन्वेस्टमेंट वाले आएंगे, उसके साथ एक बिग लैंड माफिया भी आएगा जो यहाँ नहीं एग्जिस्ट करता था। और जब आपके कोई और उससे उनको लगता है जो लैंड रिफॉर्म्स के जो बेनिफिट्स थे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो ये तो मैं दलित की बात कर रही थी, लेकिन जो बाकी कश्मीर में भी है कि कश्मीर के लोगों को लगता है कि उनके इसी तरह से जमीन भी उनसे शायद छीन ली जाए जोर जबरदस्ती से, उनकी नौकरियां चली जाएं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज चले जाएं, तो वो गुस्सा, मेरा सवाल है कि वो कहाँ निकलेगा और किस शक्ल में निकलेगा, क्योंकि आपने डेमोक्रेटिक स्पेस सारी खत्म कर दी है। अगर आप बोलेंगे तो आप जेल में जाएंगे। जी राधा, हम 8:23 पे है, हमारे पास आधे घंटे से थोड़ा आधे घंटे का ही समय है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत वरिष्ठ साथी और भी जुड़े हैं। प्रवीण दीदी NBA का मतलब मुंबई का जो समूह है, मुंबई समर्थक समूह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहा है, वहां से प्रवीण दीदी है। सुनील तांबे जी से तो हमारा परिचय हुआ। ऋचा और बहुत लोग इधर आए हुए हैं जो NAPM महाराष्ट्र से के नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ साथी आए हैं। और फेसबुक में हमारा काफी व्यूअरशिप अभी इस समय में है। एक तो मैं एक ऐतिहासिक सवाल जिसके साथ हर एक्टिविस्ट भारत में जिन्होंने भी कश्मीर का बात किया, जिनको सहना पड़ा उस सवाल का सामना, वो पूछना चाहूंगा। वो जरूर आप जानते ही है, क्योंकि जिस सरकार ने हमें जब नोटबंदी लागू किया, उस सरकार ने हमें बोला कि यार आवाज मत उठाओ क्योंकि बॉर्डर पे जवान खड़े हैं, वो अपना आवाज नहीं उठा रहा, तुम लोग कैसे उठा रहे हो। तो कश्मीर का मामला जब भी उठाते हो तो ये भी सुनने को मिलता है कि भाई पंडितों के साथ जब जाति हुआ तो तुम लोग कहाँ थे। ये जो कश्मीर का या कश्मीरियत का जो बंटवारा
एक तरीके से जो होना शुरू हुआ धर्म के आधार पे, इसका शुरुआत क्या पंडितों को भगाने से हुआ, या पंडितों को किसने भगाया, या उस इतिहास क्या है? क्योंकि मैं तो जरूर ही जानता हूँ कि कम से कम मानवाधिकार संगठन की तरफ से तो बहुत सारे लोग, खास करके सुमंतो बनर्जी से लेके तपन बोस से लेके गौतम नवलखा, जिनको आज के तारीख में इन्होंने जेल में डाला हुआ है, इन साथियों ने जो रिपोर्टें निकाली है, इंडियाज वॉर इन कश्मीर, जो 1990 का जो रिपोर्ट है जिसको इन साथियों ने निकाला था, उसमें बहुत साफ तरीके में इन्होंने लिखा था कि इसमें किस तरह का चाणक्य तंत्र चला है, किनका चला है। उन्होंने बहुत लंबा उसका इतिहास और डिटेल्स एविडेंस के साथ दिया था। लेकिन ये जरूर हमें सामना करना पड़ता है कि भाई, कश्मीर के बारे में जब भी बात करते हैं तो सीधा पूछा जाता है कि, क्योंकि संघ परिवार का है, जैसे सुनीति ताई ने अभी चैट में बोला है, संघ परिवार का हमेशा का आर्ग्यूमेंट होता है कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का इस पर आपका क्या कहेगी? उसके साथ जोड़ते हुए उनका ये भी पूछना था कि इस मुद्दे पर जम्मू में क्या लोक भावना है? कश्मीरियत क्या अभी भी बच पाएगी? ये सवाल उन्होंने पूछा है। सुनिधि ताई हमारा एनएपीएम का बहुत वरिष्ठ साथी भी है, लवासा के खिलाफ जो आंदोलन से लेके तमाम महाराष्ट्र के जमीन आंदोलन के साथ जुड़ी नेतृत्व देने वाली साथी है। अनुराधा बहन। देखिए, कश्मीरी पंडित्स जब वहां से निकले, उससे पीछे भी उनकी हिस्ट्री है कि कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स का जो आपस का रिलेशन था, वो एक बहुत ही सिंक्रेटिक कल्चर वहाँ का था। लेकिन उस सिंक्रेटिक कल्चर में दरारें कुछ देर से इसलिए थी क्योंकि वो हिस्ट्री में अगर संक्षेप में बताऊं तो ये कि 1947 के बाद या उससे थोड़ी देर पहले ही, अरसा पहले ही, उससे पहले जो जब महाराजा की हुकूमत थी तो वो मुस्लिम्स को एनकरेज नहीं किया उन्होंने पढ़ने के लिए, और मुस्लिम समाज तब तक पढ़ा नहीं था। बट जैसे जैसे मुस्लिम्स एजुकेटेड हो गए और कश्मीरी पंडित्स का उससे पहले एक 2%, वो उन 2 to 4% उनकी पॉपुलेशन थी। तो आप एक बहुत ही एक स्ट्रेंज सी इक्वेशन है कि ये 4% जो माइनॉरिटी है, ये हर जगह पे इनकी डोमिनेंस हुआ करती थी क्योंकि ये एजुकेटेड थे, ये अमीर थे, और मुस्लिम्स जो हैं वो गरीब थे और वो अनएजुकेटेड थे। जब ये इक्वेशन थोड़ा सा बदलने लगा कि मुस्लिम्स एजुकेट हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित्स के अंदर ये डर था बैठा हुआ कि ये जब एजुकेट हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में है, तो हम बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दरारें थी लेकिन छुपी हुई थी। तो जब 1990 में जब बंदूक आई तो मुस्लिम्स ने, बहुत सारे मुस्लिम्स ने उस बंदूक को सपोर्ट किया, मतलब उस सपोर्ट बंदूक को इतना नहीं किया लेकिन आजादी के स्लोगन को किया, क्योंकि उनकी एक एस्पिरेशन जुड़ी हुई थी, उनका एक इमोशन उससे जुड़ा हुआ था, और वो एक इमोशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज जो है वो कुचले जा रहे थे उस वजह से। लेकिन कश्मीरी पंडित्स को ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को लगता था जब तक यहाँ पे हिंदुस्तान का होल्ड है, हम यहाँ पे सेफ है और हमें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन बंदूक के आने से इक्वेशंस जब चेंज हो रही हैं तो उनके माइंड में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी। कुछ इंसिडेंट अब बहुत यहाँ पे आप दोनों साइड के अगर बयान सुने तो बहुत आपको एक्सट्रीम सुनने को मिलेगी, लेकिन जितना मैंने इसको स्टडी किया और जितना जाना है कि कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल, कुछ केसेस में कुछ लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो कश्मीरी पंडित्स थे। कश्मीरी पंडित को 200-300 कश्मीरी पंडित्स शायद मारे गए थे टोटल। एंड उनमें से ज्यादातर इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो उनका कोई ना कोई सिक्योरिटी एजेंसी से या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या कुछ और था, जिसकी वजह से कई मुस्लिम्स भी इन्हीं रीजन से मारे गए थे। बहुत सारे कम केसेस में कम्युनल किलिंग्स भी हुई, लेकिन जो एक पहले ही साइकोलॉजी ऐसी थी, एक फियर साइकोसिस बना हुआ है, एक 4% पॉपुलेशन है, उनका जो सेंस ऑफ माइनॉरिटिज्म है वो और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है। और
उसको एक्सप्लॉइट किया उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त के गवर्नर ने, जिनका मानना था कि यहाँ पे अगर मैं कश्मीरी पंडित्स को एक सेफ जगह पे ले जाऊं, फिर मैं आराम से यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ डील कर सकता हूँ। उनका ये मानना था, और ये उन्होंने कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी बताया, जिनमें से एक मेरे फादर थे, इकबाल राजपुरी साहब ने भी इसका जिक्र किया है। बल्कि जगमोहन ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था इसके बारे में, समथिंग टू दैट एक्सटेंट। और उन्होंने फैसिलिटेट किया। मतलब सरकार का काम होता है, इन हाइंडसाइट लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स आफ्टर दैट जो यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये सवाल कि सरकार ने हमको लेट डाउन किया, वहां पे लोगों ने हमारी हिफाजत नहीं की। दे ऑल्सो फील बिट्रेड कि लोगों ने नहीं कहा कि आप रह जाएं, हमको कॉन्फिडेंस दिया होता तो शायद हम रह जाते। और कई मुस्लिम्स इस जवाब में कहते हैं कि हम तो खुद डरे हुए थे उस वक्त, हम आपको क्या हौसला देते। तो सिचुएशन इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, बट बहुत सारे ये जो यहाँ कैंप्स में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनका मानना है कि उस वक्त गवर्नमेंट अगर सही कदम उठाती, हमको वहीं पे सिक्योरिटी देती, तो हम वहां से कभी निकल के नहीं आते। और कोई भी अपना घर जो है खुशी से नहीं छोड़ता है। ये भी कहना बहुत गलत है कि वो एकदम से उठे और अपना मजे में चलते चलते बाहर निकल आए, अपने पूरा घर, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के। मेरा ख्याल ये भी गलत है। दूसरी चीजें कहा, एक क्योंकि विजयन ने बात की कि हर बार हमको सुनने को मिलता है व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित्स। हम जब बात करें, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसमें कई रीजन्स हैं, इसके कई पहलू हैं। ये मसला कश्मीर का है, जिसको हम कश्मीर कहते हैं। कश्मीर एक वर्ड मैं कई बार इंटरचेंजेबली यूज करती हूँ, क्योंकि कश्मीर यूज होता है इंटरचेंजेबली, मीनिंग एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। इसको एक एब्रीविएशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ कश्मीर वादी के लिए भी कहा जाता है। तो जो पूरे के पूरे मसले को अगर आप टोटलिटी में देखें, तो कश्मीरी पंडित्स का जो मुद्दा है वो उसका एक पहलू है। कश्मीरी पंडित के मुद्दे का बाकी पहलू नहीं है। इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि हर बार जब हम किसी भी मुद्दे पे बात करें जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, उसमें हर बार हमको एज एन अपेंडिक्स कश्मीरी पंडित्स की बात करने की जरूरत नहीं है। जब करनी होती है हम करते हैं उसके बारे में। नोबडी इज जस्टिफाइंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। कश्मीरी पंडित्स के साथ जस्टिस तब होगा जब वो वापस अपने घरों में जाएंगे। लेकिन आज भी माहौल वैसा नहीं है, बल्कि जो जिस किस्म का एक माहौल बनाया जा रहा है कश्मीर में, और कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुस्तान से और अलग होते जा रहे हैं। उनकी नजर में हिंदुस्तान की हुकूमत अब सिर्फ हिंदुस्तान का एक ब्रूटल पावर नहीं है, वो एक हिंदू हुकूमत है। उसमें कश्मीरी पंडित्स की स्पेस जो है वो और सुकड़ जाएगी, और उनकी पॉसिबिलिटी वापस जाने की और कम हो जाएगी। जब हम लोग 2004 में पहुंचे थे मुंबई के WSF में, वर्ल्ड सोशल फोरम में, तो यासीन मालिक जी, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का यासीन मालिक जी जो है, उनको किसी साथियों ने बुलाया था बात रखने के लिए। बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, उनको बात करने नहीं दिया गया था पहला सत्र में। फिर दूसरा सत्र में कैसे भी हम लोगों से कुछ लोग सामने खड़े होके उनको कम से कम, वो एक मौलिक अधिकार है बात रखने का, लेकिन एक लगातार बोलता रहा। जो संघ परिवार से जुड़े हुए जो पंडित संस्थाओं से जो आए हुए लोग थे, संस्थाओं का, संगठन भी नहीं, संस्थाओं से आए हुए जो लोग थे पुन कश्मीर जैसे, उन्होंने ये आवाज लगातार उठाता गया कि ये आतंकवादी है, इसको बात करने हम नहीं देंगे। एक, जैसे आपने बोला, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स एक मुद्दा रहा कश्मीर का। इसको सिर्फ एकमात्र एक नजरिए से समझना नहीं चाहिए। इतिहास में जब देखेंगे तो जगमोहन का इरा, द इरा ऑफ जगमोहन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, द गवर्नर ऑफ कश्मीर, मेरे ख्याल से वो
काफी चीजों का गवाह है इतिहास की, उनका किस तरीके से उन्होंने वो चाल चलाया नई दिल्ली के लिए, या जिनको भी जिनका भी जो भी ताकतों का इंटरेस्ट के तहत वो चल रहे थे। हम थोड़ा वापस आते हैं इस मामले में कि क्योंकि आज मेरा 2 मुश्ताकों से बात हुआ। छोटा कहानी के रूप में कहा जाए तो 2 मुश्ताकों से आज बात हुआ। एक मुश्ताक है बांदीपुरा का, जो वुलर लेक में मच्छी पकड़ के अपना आजीविका निभाते हैं। हम लोग जब बांदीपुरा गए थे कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, और वहां पे मछुआरे साथी के रूप में मछुआरा आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए साथी ये लोग, मुश्ताक भाई जैसे लोगों का बहुत सीधा सीधा कहना एक है कि भाई साहब 370 जब तक थे, हम लोगों को लगता था कि हम कभी न कभी आंदोलन के बावजूद भी भारत का हिस्सा बन सकता है। कहीं ना कहीं ये बातचीत आगे बढ़ेंगे, बंदूक का संस्कार थोड़ा खत्म हो जाएगा, कश्मीर से इंडियन आर्मी पीछे जाएंगे। लेकिन जब से धारा 370 हटा दिया गया है, मुझे लगता है कि हम लोग सब बर्बाद हो गए। कश्मीर तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन साथ साथ भारत भी बर्बाद हो गया, क्योंकि अब ये ना रिश्ता रहा, ना आप लोगों का कोई हक रहा हमारे ऊपर। ये बहुत सीधे शब्दों में इन्होंने बोला था। ये मैं इसमें क्योंकि ये आम लोगों से हमने बहुत सुना। दूसरा मुश्ताक भाई जो है, क्योंकि अभी वुलार लेक में क्या हो रहा है, वुलार लेक में आप सब परिचित है इस मामले से, डिस्प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वुलार लेक के सामने से जो टूरिज्म के लिए जो सड़क बन रहा है, बड़ा हाईवे बन रहा है, इसके लिए और वहां पे श्रिम्प फार्मिंग शुरू करने के लिए जो खेती करने वाले जो लोग हैं, लोकल लोग हैं बांदीपुरा के, उनको बोल दिया गया, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा झीलों में है वुलार लेक, और वो कश्मीर का एक तरीके से पूरा वाटर रिसोर्सेस का कंट्रोल एक तरीके से वुलार लेक के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो वहां का मछुआरों को अभी नोटिस मिल चुका है कि भाई आप लोग सब निकलो यहाँ से। और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमें समझ आ रहा है, समझ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बांदीपुरा में जहाँ पे वुलार लेक है, वहां से जब आप सबसे ऊंचा पहाड़ देखेंगे, उस पहाड़ के ऊपर आर्मी का कैंप है, वहां से वो दुनिया को देखते हैं। और सही में आप जाके अगर बात करेंगे, क्योंकि ये श्रीनगर का मामला नहीं है साथियों, समझिए, श्रीनगर का मामला नहीं है। श्रीनगर में आर्मी वाले आपसे बहुत तमीज में बात करते हैं। हमने श्रीनगर के बड़े बड़े कंटोनमेंट जो जहाँ पे इंट्रोगेशन सेल चलता है, वहां पे भी जाके हमने आर्मी ऑफिसर से बात किया है। दोस्त भी है आर्मी में, बहुत सारे हमारे साथ पढ़े हुए लोग हैं आज की तारीख में, कर्नल ऑफिसर सब बना हुआ, ब्रिगेडियर, तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार से लोग नहीं है आर्मी में। मेरा खुद का सास मतलब ससुर जो है वो आर्मी का ऑफिसर रहा है। मामला ये है कि वहां से वो जो जितना भी इलाका देखते हैं ना पहाड़ के ऊपर से, वो बिल्कुल राजा है वहां का, क्योंकि उनको लगता है कि जहां तक मेरा नजर जाता है वो मेरा इलाका है, वहां पे मेरा कंट्रोल है। अब 370 हटने के बाद जो भाषा में जो बदलाव आया है, वो इस रिपोर्ट में, सीज करके जो रिपोर्ट है, जिसमें अनुराधा जी का भी आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल है, उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख को मामले को लेके है, डोमिसाइल के मामले में है, मीडिया को लेके है, ये तमाम चीजों में अनुराधा जी का आर्टिकल उस पूरा रिपोर्ट में है। साथ ही साथियों ने अभी पीएपीएफडी के साथियों ने यहाँ पे उसका लिंक वगैरह भी डाला हुआ है, साथी लोग जरूर देखिएगा उसको। लेकिन इसमें वापस आता है तो मुश्ताक भाई का कहना यह था कि विजयन भाई हम लोग कहाँ जाए, हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि अगर हमने ये आपका जमीन भू अधिग्रहण के खिलाफ होने वाला वहां का लड़ाई जैसे नहीं है, यहाँ पे अगर हम में से किसी ने भी एक शब्द बोला तो घर से उठा के लेके जाएगा, 20 दिन के अंदर कहीं पे कोई ना कोई एनकाउंटर पे आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। ये सच्चाई है हमारा, हम लोग क्या करें, और ये सवाल आज हमारे सामने है। दूसरा सवाल, दूसरा मुश्ताक भाई से, जो डल लेक में हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा नेता है। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन डल लेक में 2 बड़े संगठन है, जन संगठन है, जिसमें हजारों लोग उसके मेंबरशिप में है। एक है हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन डल लेक, दूसरा है डल ड्वेलर्स एसोसिएशन। डल झील में जीने वाले जो लोग हैं, वहां पे खेती करने वाले, फ्लोटिंग गार्डन्स में खेती करने वाले जो लोग हैं,
वो भी हजारों के तादाद में ऐसे लोग हैं। उनका साथी मुश्ताक भाई का फोन आया था, उनका ये बोलना है कि अभी पिछले 1 साल के चलते, क्योंकि हम लोग फरवरी में जब गए थे तो इनका पूरा दल लेक बोट ओनर्स एसोसिएशन, दल ड्वेलर्स एसोसिएशन, क्योंकि ड्वेलर्स जो है वो ऐसे लोग हैं जो पूरा कश्मीर का, मतलब श्रीनगर जिला का या बड़गाम जिला का, श्रीनगर बड़गाम दोनों अगल बगल के है, अनंतनाग तक, जिसको इस्लामाबाद बोला जाता है, इस्लामाबाद अनंतनाग जिला जो है, ये तीनों जिले का सबसे ज्यादा सब्जियां वहां से आते हैं, दल लेक से सबसे ज्यादा फ्रूट्स और फ्लावर्स वहां से आते हैं। हमने हम एक बोटमैन से मिला जिसका नाम है दिलावर, जो जो द फ्लावर मैन ऑफ श्रीनगर अपने आप को बोलते हैं, फ्लावर मैन ऑफ दल लेक। बहुत मजेदार लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं उन लोगों का। और वो लोग एक्चुअली देखा जाए तो अगर भारत के नसरी सरकार से भी मतलब से देखना है, वो कभी इस तरीके से आजादी का आंदोलन वगैरह का नहीं था। वो टूरिज्म के शिकार भी थे, टूरिज्म के फायदा लेने वाले भी थे। वो हमेशा वहां पे दल झील के बगल में, वहीं पे झील के अंदर जीता रहा। उन्होंने एक सवाल आज मेरे से पूछा, क्योंकि पिछले 8 साल से ये लगातार कोशिश किया जा रहा है उनके साथ कि दल में जीने वाले जितने भी लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, चाहे वो पुराने हाउस बोट के लोग हो। तो कुछ हाउस बोट के लोग जिनका अभी भी हाउस बोट चालू है, क्योंकि हाउस बोट का रिपेयर नहीं कर सकते आप, वहां पे रिपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दल लेक बचाने का जो कंजर्वेशन के जो लोग हैं उनका बोलना है कि दल लेक में ये हाउस बोट वगैरह को छोड़ना ही नहीं चाहिए, दल लेक को अगर जिंदा रखना है तो उसको। लेकिन इसमें मामला ये भी है कि दल लेक को कैसे जिंदा रखना है, दल लेक में सैकड़ों सालों से जीने वाले लोगों से पूछा नहीं जाता है। कौन तय करता है? आईएएस वाले जो केरल से पहुंचा हुआ है, केरल कैडर का आईएएस ऑफिसर दल लेक पे पहुंचता है, और लैंड एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका डायरेक्टर बनी हुई है, और वो तय करते हैं कि भाई दल लेक का कंजर्वेशन कैसा जिया। ये तो हमें पता ही है कि यही होता है राजनीति में हमारे लोगों के साथ। हमें लवासा से लेके तमाम लड़ाइयों में हमें भी पता है कि आदिवासी दलित समाज हो या वहां पे रहने वाले लोग हो, उनके ऊपर यही किया जाता है। 1 मिनट का एक और बात कहते हुए ये दल लेक का बात खत्म करता हूँ। आज के तारीख में रखियार्थ नाम का एक जगह बनाया हुआ है जो बड़गाम जिले में है, श्रीनगर के बगल में, जो दल से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूरी में है, नहीं उससे ज्यादा है, 14 किलोमीटर दूरी में है। वो एक्चुअली मैशी लैंड, मतलब वहां पे जमीन पे पैर रखोगे तो आपका पैर जमीन में फिसलेगा, इस तरीके का जमीन है वहां का। वाटर लॉगिंग वहां पे है, खास करके 2014-15 का जो फ्लड्स हुआ था उसके बाद ये तमाम इलाके में बहुत दिक्कत है। खरें दिया जा रहा है, जैसे झुग्गियां दिया जा रहा है वहां पे। ये पूरा दल लेके समाज को वहां पे ट्रांसफर करने का काम जारी है सरकार की तरफ से। किस लिए जारी है? क्योंकि बहन एविटा इधर है जिन्होंने अभी इस रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर लिखा था, फ्यूचर ऑफ द कॉलोनी, जहां श्रीनगर मास्टर प्लान को लेके उन्होंने बात उठाया है। श्रीनगर मास्टर प्लान में ये तय है कि 2035 में डल लेक में होगा क्या? फ्लोटिंग गार्डन होंगे। कश्मीर के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। ये सब वहां से आ रहा है, कहाँ? नई दिल्ली से आ रहा है, या फिर नई दिल्ली से भेजा हुआ लोगों का एक इशारा साफ साफ तरीके से आ रहा है। दल लेक में क्या होगा? फ्लोटिंग गार्डन होगा, मतलब तैरते हुए आपका बगीचे होंगे दल लेक में। कौन तय करता है? कश्मीर के लोग तय नहीं करता है। तो इसमें वो विकास का जो ढांचा जो है, विकास का राजनीति का जो मामला है, जिसके बारे में आप लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है, ये भी जोड़ते हुए मैं कहना चाह रहा था। राधा बहन, कुछ और सवाल जरूर है। रखियार्थ एक सच्चाई है, दल लेक से निकाले हुए लोगों का भी एक सच्चाई है, वुलर लेक का मछुआरों का एक सच्चाई है। इकोनॉमी में बोला जाता है, हमारा रिपोर्ट में भी ये लिखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बाहर लाया था आंकड़ा कि पिछले 1 साल में 40,000 करोड़ का नुकसान, टूरिज्म से लेके पूरा इकोनॉमी तक 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपका समझ में जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी, जो मेरे ख्याल से 6 से 7% पूरा फॉरेन एक्सचेंज में लाते थे जम्मू एंड कश्मीर के, चाहे सेब का मामला हो, चाहे सैफरन का मामला हो, चाहे वो तमाम आर्टिक हैंडीक्राफ्ट
वाला मामला हो, ये सब से जो लाते थे, वहां से इकोनॉमी का क्या हालत बनाया जा रहा है? इकोनॉमी को जो पहले शायद एक तरीके से जैसे तो एक अपने आप में सरवाइव करने वाला एक इकोनॉमी था, लेकिन हमने ये भी सुना लोगों से, जैसे संघ परिवार का कश्मीर का जो डेलीगेट जो था पहले, जिनका आर्टिकल को काउंटर करते हुए अनुराधा बहन आपने खुद आर्टिकल लिखा था, राम माधव जी, राम माधव जी का कहना यह था कि जब तक इनके हाथ में पैसे रहेंगे एप्पल वालों, सेब वालों के पास या सैफरन वालों के पास, तब तक मिलिटेंसी जिंदा रहेगा। तो उसको मारने के लिए एक ही रास्ता है, जम्मू एंड कश्मीर का अर्थव्यवस्था कोई बिगाड़ दो, खत्म कर दो। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आपका क्या समझ है और आप कैसे इस बात को राजनीतिक बातों के साथ जोड़ते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, सही तरीके से एक एक ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ साइंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि एक पिछले 1 साल से लगातार जो है यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैठ गई है, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है कि उसको कैसे रिवाइव किया जाए और उसको कैसे बचाया जाए। एप्पल का जो सीजन है, वो एक एप्पल के जो ये फ्रूट का बिजनेस है, हॉर्टिकल्चर का बिजनेस है, ये एक बहुत बड़ी आमदनी लाता है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पे कश्मीर की वैली के लिए। और ये और जो हमारे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरी स्टेट का, वो एक इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। जम्मू में ट्रेड होता है और कश्मीर में चीजें ज्यादातर बनती हैं या उगती हैं। तो वो ट्रेड भी कहीं से इम्पैक्ट होके जम्मू के ट्रेडर्स को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। बिजनेस, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो ग्रोअर है, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जम्मू कश्मीर का, वो इम्पैक्टेड है। एक तो लॉकडाउन की वजह से, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड की वजह से, और एक जो अलग अलग किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, कुछ टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स जिस किस्म के बनाए जा रहे हैं। जम्मू में ही आप देख लीजिए, जम्मू एक विद इन वन रीजन 3 जगह टोल प्लाजाज लगे हैं। तो आप जहाँ पे बिजनेस इतना लो है, जहाँ पे लोग पहले ही कह रहे हैं हम compete नहीं कर सकते, तो उन पे और ज्यादा उनको बर्डन किया जा रहा है। इज दिस अ पार्ट ऑफ कोई डेलिब्रेट एक तरीका है उन लोगों को दबाने का, कुचलने का, या कहीं इनडिफरेंस है? अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें, अब ठोस तरीके से तो मैं नहीं कह सकती कि ये डिजाइन है, लेकिन जो समझ में आ रही है, जो साइंस है, क्या गवर्नमेंट इतनी इनसेंसिटिव है कि लोगों की परेशानियां समझ नहीं सकती, या वो समझना नहीं चाहती, और एक एक डेलिब्रेट प्लान के तहत वो चाहती है कि यहाँ के जितने भी खुद मुख्तार लोग हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो आत्मनिर्भर, आप बात करते हैं, मुझे सॉरी, यहाँ पे हमारी जो हिंदी है उसमें उर्दू का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो मैं आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द वर्ड। तो लेकिन आप आज नारा दिया जाता है आत्मनिर्भर का, तो जो आत्मनिर्भरता जम्मू जिसको हम कश्मीर एनएपीएम के के साथ ही लोगों मानते हैं की कि वो थी, वो कहाँ गई? क्या उसका कोई माने ही नहीं है? एनएपीएम के साथी तो मानते हैं कि आत्मनिर्भरता इंग्लिश में जो बोलते हैं वही है मामला, सेल्फ रिलायंस, मतलब मामला रिलायंस को बेचने का है। तो इसमें हमें कोई शक नहीं आत्मनिर्भरता का जुमला क्या है। जैसे उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे पूरा जुमला किया, या फिर नोटबंदी के नाम पे जुमला किया कि टेररिज्म, आतंकवाद खत्म कर देंगे, तो उससे लेके नहीं, इकोनॉमी का बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि माइनिंग का जो मामला जिसके बारे में अनुराधा बहन ने थोड़ा जिक्र जरूर किया, माइनिंग का मामला, जब माइनिंग के कंपनियों का ऑक्शन हो रहा था, एक तो ये है कि माइनिंग किससे पूछ के कौन तय करके, किस तरह का पंचायती राज या एमएलए एमपी, जब पूरा लोकतंत्र खत्म किया हुआ है एक राज्य का 1.5 साल से, ना वहां पे इलेक्शन किया गया है, और उल्टा वहां पे पूरा लोगों को धमकाते हुए उनको एक किस्म का एक मिलिट्री राज पे लाया गया। कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट बंद है, 2G से चलाता है आज भी। अनुराधा बहन जम्मू से बैठ के तो हमारे साथ जूम कर पाता है, लेकिन हमारा पिछले 2-3 महीने का अनुभव ये है
घाटी से अगर कोई साथी को लाने का प्रयास करेंगे तो उनका आवाज क्लिक 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 यही चलता है। मतलब क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहता है कि हम सुने कश्मीर के लोगों को, और ये सच्चाई है। क्योंकि अगर कश्मीर के लोगों का सुना तो शायद हमारा रिश्ता दिल दर्दी से भी आगे बढ़ ना जाए। हमारा रिश्ता ऐसा ना बनो कि हमें समझ में आए कि ये क्या राजनीति चला रहा हमारा नाम पे। जिस देश में 2014 से लेके 2020 तक पहुंचते पहुंचते अगर आप तुलना करेंगे 2009 से 2014 का समय जहां यूपीए सरकार थे, 5 गुना ज्यादा सेना के लोग मारे गए इस देश में। और हम तो बोलते ही है कि एक कफन या एक क्या बोलते हैं कॉफिन नेशनलिज्म, ये कफन का राष्ट्रवाद चला रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा कॉफिन वहां से बॉर्डर से वापस आएगा उतना ज्यादा इनका राष्ट्रवाद को और पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा कि इसको और आग जलाएंगे। इसको भी तो हमें काउंटर करना है। सुनील तांबे जी ने बहुत जबरदस्त एक सवाल उठाया है कि भाई ये बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खास करके इस तरह का एक राजनीतिक माहौल में। मुझे लगता है कि वो एक आखिरी सवाल हमें लेना चाहिए। अनुराधा बहन, आपसे तो सुनना चाहूंगा मैं कि मतलब आपका एक सुझाव क्या है, क्योंकि एक तरीके से आपने भारत का राजनीति का चुनौतियां देखा ही है, आप बहुत परिचित है इस चीज के साथ, चाहे वो इमरजेंसी का समय का वेद भसीन साहब का वगैरह अनुभव जो है वहां से लेके अभी तक। आपने बलराजपुरी जी का नाम लिया जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने में तो बहुत सामने खुल के लिखने में जो इन्होंने ताकत रखा था, ऐसे साथियों का भी मामला है। वहां से लेके अभी तक भारत का ये जो लड़ाई है, हम भी एक फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता लोग या समाज एक तरीके से लड़ाई में है। दूसरा, यहाँ खड़े होके कश्मीर के बारे में बात करने में भी हम ऐसे बहुत लोग तो हिचकिचाते हैं, डर लगता है कि भाई हम वैसे ही अपने आंदोलन में पिट रहा है तो उसके ऊपर से हमने अगर कश्मीर का बात कर लिया तो फिर हम और भी फंस जाएंगे, क्योंकि फिर तो हमें पक्का ये आर्थर रोड जेल में तो भेजेगा ही भेजेगा। तो ये मामला, आपको क्या लगता है कि हम इस सॉलिडारिटी को कहाँ लेके जा सकते हैं, हम एक दूसरे को कैसे इस संघर्ष में मदद कर सकते हैं? क्योंकि हमारे नाम पे ये किया जा रहा है, आपके ऊपर जो किया जा रहा है वो हमारे नाम पे किया जा रहा है, तो हम कैसे आपका आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं अनुराधा बहन? ये बहुत मुश्किल सवाल है और मेरा ख्याल है इसके लिए बहुत सारी बातचीत करने की जरूरत है, और सिर्फ मैं ना बोलूं और बाकी सब लोग भी बोलें, और जम्मू कश्मीर के लोगों और लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक ये जो बातचीत का जरिया है इंडियन सिविल सोसाइटी में और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, ये थोड़ा सा ज्यादा ओपन होना चाहिए, एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए। अब कश्मीर को खास तौर पे, जम्मू तो का जो इलाका है वो बहुत पहले से उसकी हिस्ट्री रही है, काफी इंटीग्रेशनिस्टिक पॉलिटिक्स रही है। शायद वहाँ नहीं इतना असर पड़े, लेकिन जम्मू के रीजन के कुछ इलाके हैं और बॉर्डर के इलाके हैं खास तौर पे, वहाँ पे बहुत नुकसान होएगा। कश्मीर को अगर मैं देखती हूँ आज, मैं तकरीबन मायूस हूँ कि मुझे लगता है शायद इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि शायद कोई हल नहीं है। टोटली नहीं हुई, 1% उम्मीद फिर रखती हूँ, क्योंकि एक कहते हैं वो सिर फिरे ऑप्टिमिस्ट लोग हैं हम, इसलिए वो उम्मीद रखनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है आज शायद पहले भारत को बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और क्योंकि जम जो हिंदुस्तान के लोगों की उसमें या एक सपोर्ट रहा है जो कुछ होता रहा है, या जो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सोच सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं कि कश्मीर में सही नहीं हो रहा लेकिन चुप और खामोश बैठे हैं, आज वो खामोशी उनको महंगी पड़ेगी। क्योंकि जिस किस्म का लैक ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल जो कश्मीर में सेट हो रहा है, वही हर जगह आज रेप्लिकेट हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, ये तो कश्मीर का एक हिस्सा रहा है और यहाँ के लोग यहाँ से आदी रहे हैं। आज वो पूरी तरह से बाकी जगह रेप्लिकेट हो रहा है।
यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ, आप कश्मीर को देख लें, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे मीडिया को दबाया जा रहा है, आप कुछ लिख नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, जो पॉलिटिकल भी ऑपोजिशन कुछ बोलेगी तो उसको बोल दिया जाता है ये एंटी नेशनल है। ये यहाँ कई सालों से चल रहा था, अब बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ आर्टिकल 370 हटाया गया, एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में इस तरह से बांट दिया गया जैसे कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कुछ नहीं बोले, बड़े बड़े राजनीतिक लीडर्स, जिन उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है और जो कल को होगा तो तब वो क्या बोलेंगे। इसलिए भी आपको कश्मीर पे बोलने की मेरा ख्याल है समझने की पहले और बोलने की जरूरत है। तीसरी चीज मैं कहूंगी, बहुत जो आपको बार बार नेशनलिज्म की दुहाई दी जाती है, आई थिंक नेशनलिज्म को ही लेकर हम देखें। अगर नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ एक तो बाउंड्री नहीं है, एक टेरिटरी नहीं है। अगर हम टेरिटरी के लिहाज से भी देखें तो टेरिटरी को सिक्योर करने के और बेहतर तरीके हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड को सूट करते हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे हर घर में, विजयन ने कहा हमारे घर में उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो आर्मी में हैं, मेरे घर में भी हैं। और ये जैसे कि डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये देश का सरमाया होते हैं, उसी तरह से सोल्जर्स भी सरमाया होते हैं। क्या ये सरमाया, ये क्या ये कैनन फॉडर तो नहीं है कि हम उनको अपनी पॉलिटिकल नीड के लिए हम उनको एक ऐसे माहौल में झोंकते हैं जहां सिर्फ आग ही आग है, जहां सिर्फ उनका काम है गोलियां बरसाना और गोलियां खाना। क्या आज की डेट में सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं मारे जा रहे हैं, यहाँ पे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर है, और पहले तो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे ही मरते थे, अब चाइना भी देख लीजिए, तो वो मारे जा रहे हैं। रोज की डेट में अगर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मिलिटेंट्स मर रहे हैं या सिविलियंस मर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले भी मर रहे हैं, तो वो भी तो देश का सरमाया। क्या हमारी नेशनलिज्म इस बात की इजाजत देती है कि हम कुछ लोगों की बलि चढ़ा दे क्योंकि किसी की गलत पॉलिटिक्स है, क्योंकि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो अपनी, अगर अगर वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना ही नेशनलिज्म है, वो तो कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई और काम नहीं है? क्या उनका काम नहीं है कि डिप्लोमेटिक वेज से वो दूसरे मुल्कों को एंगेज करें, अमन लाएं, शांति लाएं, ताकि हमारे जो फौजी भाई हैं वो उनको भी अपनी जान ना देनी पड़े और ना बाकी और लोगों को जान देनी पड़े? क्या हम इस किस्म का जो नेशनलिज्म का डेफिनेशन है वो नहीं एक बना सकते? बहुत गंभीर सवाल पूछा आपने। ये नेशनल राष्ट्रवाद का एक नया समझ हमें बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा भी विश्वास ये है, जिस देश को पूरे तरीके से एक ग्लोरिफाइड, हिंदी में क्या शब्द आएंगे पता नहीं, बड़ा चढ़ा के एक, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी देश हो, जी हर नौकरी, हर ये करने वाले लोगों का अपना इज्जत होता है। अब वो अगर वो सही ढंग से अपना ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदार तरीके से अपने काम करने वाले लोग, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हो या नर्स हो या एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अपने ढंग से अपना काम कर रहे हो तो उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें सिर्फ सेना को अकेले पकड़ के जो ग्लोरीफाई करते हैं तो वो किसी और का मतलब के लिए ग्लोरीफाई करता है, ये भी हम जान चुके हैं। राधा बहन, मैंने अभी अभी मीरा जी को बोला, क्योंकि आप चैट बॉक्स में देखिएगा, उन्होंने बहुत एक अहम सवाल पूछा था। मैंने उनको मना करते हुए कहा कि अनु को थोड़ा थकते हुए मुझे दिख रहा है,
मैं नहीं चाहता हूं कि हम अनुराधा बहन का खून चूसे और लेकिन ये जरूर है कि आपने इतना समय निकाल के हमसे बात किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। कश्मीर रिपोर्ट जैसे तमाम चीजों में आपका एक एक हमेशा एक बातचीत रहा भारत के साथियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ। आपने अपने आप को दोनों तरफ से समझा है और आपने इस एक तरीके से एक पॉलिटिकल ब्रिज बनाने में हमेशा कोशिश किया है। आपका कोशिशों को अभिनंदन, और आगे बढ़ते हुए आपके साथ रहेंगे इस वादे के साथ हम आज का बातचीत को समाप्त कर रहा है। कुछ मुद्दे सामने नहीं आ पाए, मुझे लगता है कि हमारा बातचीतों को आगे बढ़ने की जरूरत है। तांबे जी को मैंने चैट बॉक्स में एक जवाब तो जरूर थोड़ा सा प्रोग्रामेटिक रूप में लिखा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम क्या प्रोग्राम कर सकता है। मैंने बोला हमारा समझ यही है कि भारत में कश्मीर को समझने का, नजरिया बदलने का या नजरिया सुधारने का एक जो जरूरत है, इसको लेके हम में से एक एक साथी को आगे बढ़ते हुए बात करने की जरूरत है, पैम्फलेट निकालने की जरूरत है, मोहल्ले अलग अलग इलाकों में बात करते हुए इस बात को छोड़ना नहीं चाहिए या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यार ठीक है किसी ने कश्मीर के ऊपर ऐसे ही राष्ट्रवाद की बात कह दिया और हमने छोड़ दिया। क्योंकि मेरा निजी जीवन में अनुभव यह है, कल मुझे अकेले गाड़ी में चलते हुए पुलिस ने पकड़ा, ये बोलते हुए कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। 15 मिनट के बातचीत के बाद कम से कम 12-13 पुलिस वाले, 6 सीआरपीएफ वाले मिलते हुए इनके साथ बातचीत हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने अमर कॉलोनी थाना में भी बुलाया है, केस के लिए नहीं बातचीत करने के लिए। बोला कि साहब आप जैसे लोगों का जरूरत है, आप हमसे बात कीजिएगा। सीआरपीएफ जवानों ने बोला कि आप अपना दौलतपुरा वाला उसमें आ जाइएगा, हम बात करना चाहते हैं, शाम का समय आ जाइएगा, थोड़ा हमारे पास भी समय होंगे तो हम बात करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि कोई नहीं बताता है हमें, हम लोगों को तो सिर्फ बताते जाता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम लोग बंदूक उठाया है, अब कश्मीर जा रहा है तो ठीक है काम करके आ जाना। लेकिन सभी इंसान है, हम लोग एक समझने का कोशिश प्रयास करते हैं। हाँ जरूर भक्त भी है इसके बीच में, लेकिन मैं आंख बंद करके किसी भक्त को छोड़ता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भक्त भी भारत के ही लोग हैं या इस दुनिया के लोग हैं, उनके साथ भी समझदारी बनाने का बातचीत तो होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये भी निकलता है कि हम बातचीत को ना रोके, बातचीत को आगे बढ़ने दे, गुफ्तगू बंद ना हो। जैसे हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, गुफ्तगू बंद ना हो कि बातचीत का मामला है। संजय भाई, मुझे पता है कि आप लोगों ने मैंने समय थोड़ा 2 मिनट क्रॉस कर लिया, लेकिन कुछ और साथियों को जुड़ना था। मेरा उम्मीद था कि मेहर देसाई साहब या जतिन देसाई जी ऐसे साथी लोग जुड़ेंगे तो और भी थोड़ा बातचीत में मजा आते। लेकिन आज हमें तो जरूर मजा आया और आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया हमें, तो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज, महाराष्ट्र convener Yuvraj, Maharashtra NAPM convener Yuvraj will propose vote of thanks on behalf of all of us. युवराज जिंदाबाद साथियों। आप सबका धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि अनुराधा जी, ये सत्र इतना भरा हुआ रहा, हमारे लिए अभ्यासपूर्ण रहा। हम ये चाहेंगे कि लॉकडाउन जैसे खत्म होता है, हम कब रहा देख रहे हैं, और हम एक 2 दिन का एक बैठ के युवाओं के साथ सत्र लेंगे। विजयन भाई ने आज हमें सत्र कैसा चलाना या आगे के सत्रों के लिए हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया कि सत्र कैसे चलाया जाएगा आगे भी, इसके लिए भी हमें एक मॉडल मिल गया आज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुत सारे साथी जूम में भी है और फेसबुक लाइव में भी है। बहुत सारे सहभागिता जो है, सारे सहभागी साथी को, एनएपीएम के सारी नेशनल कन्वेनर्स जो है और साथ ही नेशनल एनएपीएम के साथी जो सहभागी है, उन सबका धन्यवाद देते हुए हमारे इसके साथ में एक थोड़ा सा जोड़ूंगा कि कश्मीर के साथ एनएपीएम की भूमिका तो एकदम स्पष्ट है और लगाव भी है। मेरी व्यक्तिगत 2 यात्राएं कश्मीर में हुई है, और उन यात्राओं के बाद संविधान सम्मान यात्रा के बाद कृष्णकांत भाई, आर्यमन और हम एक यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन हालात बदल गए और उसके बाद एनआरसी और उसके बाद लॉकडाउन नहीं कर पाए। लेकिन लॉकडाउन के बाद एक शिविर 2 दिन का और एक यात्रा हम करेंगे जरूर, और नए सत्रों के साथ भी जुड़ेंगे। एक सूचना देता हूँ, पहले एनएपीएम महाराष्ट्र का फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करिए, और दूसरा एनएपीएम महाराष्ट्र का यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और साथ ही अगले हफ्ते में हम शिक्षा के ऊपर नया सत्र ले रहे हैं, जो सत्र नई शिक्षा नीति के साथ पर्यायी व्यवस्था, पर्यायी शिक्षा कैसी हो, इसके साथ वो चलेगा। इसलिए आप उसमें भी जुड़िए, लिंक आपको मिल जाएगी।
और सहभागी और सारे साथियों को फिर से एक बार एनएपीएम महाराष्ट्र की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया। समता, सादगी, स्वावलंबन ला के रहेगा जन आंदोलन। जिंदाबाद, जय जगत, जय जगत। जिंदाबाद। जिंदाबाद।